बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुश आमदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सुबह सवेरे हर रोज़ अभी रिपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है कि धुंध साफ़ है और लाहौर में मतला जो है वो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना क्लियर है। अच्छा, इस्लामाबाद में आज बूंदाबंदी हो सकती है और जो है मतला वहाँ पर अब्र आलूद है, और फिर अगर हम देखें तो कुछ पहाड़ी सिलसिलों में बर्फबारी का भी इम्कान है, लेकिन यहाँ पर बारिश भी हुई है। पेशावर में बारिश भी हुई है, so जिन लोग पेशावर वाले लकी हैं। हाँ, तो हमें बताया भी गया था कि फरवरी के एंड में तकरीबन जो है एक स्पेल आएगा, जो कि बालाई इलाकों में तो डेफिनेटली, अब यहाँ पे कब तक आता है नहीं आता उसका अंदाजा हमें कुछ दिनों में होगा। अच्छा, आज हमने आपको बताना है कि हम वैसे पाकिस्तानी ड्राइवर्स जो है ना उनको खासा कोसते हैं कि जब वो सड़क पे निकल जाते हैं तो वो पता नहीं क्या समझ लेते हैं जहाज उड़ा रहे हैं, लेकिन एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ गई है। अच्छा, हाँ जी, पाकिस्तान से नहीं हो सकती अच्छी रिपोर्ट। अच्छा, यूएई से है, लेकिन है पाकिस्तानी ड्राइवर्स के बारे में कि दुनिया में जो सबसे महफूज तरीन ड्राइवर्स हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की रिपोर्ट के मुताबिक वो पाकिस्तानी ड्राइवर्स हैं। यानी कि 2020 में जो सबसे कम हादसा हुए यूएई के अंदर वो पाकिस्तानी ड्राइवर्स ने किए। हाँ, लेकिन ये पाकिस्तान में हमारे जो यही ड्राइवर्स जब पाकिस्तान में आते हैं तो मुझे नहीं मालूम क्या हो जाता है हमजा, उतना बड़ा चालान नहीं ना होता। हर दफा राउंड अबाउट पे ना मुझे समझ नहीं आती कि मैं कहाँ चली जाऊँ। आप ऊपर से काटती हैं, वो इधर से काटती हैं, वो इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से। मैं कहती हूँ नफ्सा नफसी का तो हमने क़यामत के दिन सुना था, ये राउंड अबाउट्स पे भी नफ्सा नफसी भी है, हर तरफ नफ्सा नफसी है। तो ये जो एक सूरत हाल है बाहरी में देखने को मिलती है। आप जाएं तो वो राउंड अबाउट पे कोई गाड़ी एंटर होगी, आराम से अपनी उसमें खड़े होकर इंतजार करेंगे, अपनी लेन में एंटर होंगे। सो बदकिस्मती है कि हम अपने मुल्क में नहीं फॉलो करते, लेकिन चले अच्छी बात है दुनिया में कहीं नहीं, जिस जहाँ पे सिस्टम हो फरा में ये भी बात माननी चाहिए, जहाँ पे सिस्टम है पाकिस्तानी वहाँ पर सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। ये भी तो एक एंगल है ना, यहाँ पर है ही नहीं, अगर सिस्टम ही नहीं है तो लोग फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। आप तो है, आप नहीं है, आप उतना ज्यादा सख्त चालान करें। अच्छा, आप उतने सख्त चालान क्यों नहीं करते हैं? आप फोन क्यों पकड़ा देते हैं वार्डन को कि जी क्या मेरे बड़े भाई से बात कर लें या फलाने से बात कर लें? ये मसला है ना, वहाँ पे ये मसला नहीं है, तस्वीर खिंचनी है, घर आनी है। खैर, पाकिस्तानी ड्राइवर सेफ हैं यूएई में। अगर आप यूएई जाएं, पाकिस्तानी ड्राइवर के साथ बैठना ज्यादा पसंद करें और उनको ही चूज करें। हाँ, क्योंकि सिर्फ 2.5% हादसा हैं जो इनकी वजह से हुए हैं, बाकी ज्यादातर जो बाकी नेशनलिटीज के लोग हैं वो ज्यादा हादसा उन्होंने किए। अच्छा चलो, इस पे ना एक गाना है, हमसे ना सही औरों से सही, तुम्हें प्यार निभाना आ तो गया, दुनिया में किसी के हो तो गए, तुम्हें दिल को लगाना आ तो गया। सो पाकिस्तानी ड्राइवर्स पाकिस्तान में ना सही कहीं अच्छी गाड़ी चलाते हैं, चले कम से कम हमें यकीन तो है, यानी कि पाकिस्तानी अच्छी गाड़ी चलाते हैं, ये हम मान लेते हैं, पाकिस्तानी अच्छी गाड़ी चलाते हैं। खैर, सबसे पहले बात करेंगे, हर पाकिस्तानी ऑपरेशन रद्दुल फसाद का सिपाही है, ये कहना है DGISPR का। कोई शक नहीं है, ये एक ऐसी जंग है जो कि पाकिस्तानी अवाम ने अपनी फौज के शाना बशाना लड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अवाम की मदद से दहशतगर्दों को शिकस्त दी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल पूरा होने पर गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद मुल्क में अमन का क़याम था और ऑपरेशन का दायरा पूरे मुल्क पर मुहित था। हाँ जी, उन्होंने वाज़ेह किया है कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान 78 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। एक मुकम्मल रिपोर्ट थी जो उन्होंने बताया जिस तरीके से कार्रवाई की गई। 4 साल मुकम्मल हुए। 4 साल पहले अगर हम चले जाएं तो दहशतगर्दी के हालात देखें और 4 साल बाद देखें तो बिल्कुल मामला मुख्तलिफ है। दहशतगर्दों के सहूलतकारों और उनके मुआविनीन के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियादों पर एक्शन लिए गए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि दहशतगर्दी की खात्मे से मुआशी इशारिये जो हैं वो भी बेहतर हुए हैं। कराची में अमन अमान की सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी हुई है। टेररिज्म से टूरिज्म तक का ये सफ़र इंतहाई कठिन और सब्र आजमा था। आज खेल के मैदान आबाद हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से बात करते हुए तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ चलने वाले प्रोपेगेंडे का बड़ी हद तक खात्मा कर चुके हैं और इस पर मजीद काम भी हो रहा है। हाँ जी, बड़ी जामे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़ी जामे बहुत इंपॉर्टेंट थी। और रद्दुल फसाद के हवाले से हम सबको पता है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग किस तरीके से लड़ी है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। दिफाई तज्जिया कार लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जल साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ऑपरेशन रद्दुल फसाद को 4 साल मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान ने क्या पाया? जिस तरीके से कहा गया कि पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो पाक फौज का सिपाही है, पूरी कौम ने जो है मिलकर ये जंग लड़ी है। कैसे देखते हैं आज हम जहां पर खड़े हैं, कितनी कुर्बानियां हमने दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, आम हालात में भी अवाम की हमायत की जरूरत होती है। मैं मुख्तलिफ जंगों की बात करता हूँ तो अवाम ने भरपूर साथ दिया, नेचुरली उससे आपका हौसला बढ़ता है, मदद होती है। उनकी मोहब्बत जो है वो भी आपके लिए हर लम्हा बड़ी कीमती चीज है। लेकिन ये जो जंग थी, जो कि थी शहरों के अंदर, ये कोई बॉर्डर्स पे नहीं थी, ये शहरों के अंदर थी। यहाँ अवाम का शऊर, उनका एक जिम्मेदार शहरी होना और फिर उनका राब्ते में रहना अदारों के साथ, खास तौर पर इंटेलिजेंस अदारों के साथ, ये इंतहाई अहम है। आप हर जगह हर गली कूचे में जाके नजर नहीं रख सकते, लेकिन जिम्मेदार शहरी आपको बताते हैं कि कौन मशकूक लोग हैं, कहां पे हैं और उनकी रूटीन क्या है, ताकि उनको हैंडल किया जा सके। तो यहाँ इस रद्दुल फसाद के ऑपरेशन के दौरान शहरियों ने बिल्कुल बहुत जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। शुरू में गालिबन इतना एहसास नहीं था, अंदाजा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा तो लोग जो मकान अपने किराए पर दे रहे थे, दुकानें किराए पर देते थे, या मोहल्ले में कोई नया आदमी आया, उसके बारे में इत्तलात आना शुरू। और ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड कामयाब ऑपरेशन होते हैं, ये इत्तला की बुनियाद पे होते हैं। जब तक इंटेलिजेंस आपकी इसमें परफेक्ट ना हो तो आप ये ऑपरेशन कर ही नहीं सकते थे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अवाम ने बहुत ही जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया और अफवाज पाकिस्तान और इंटेलिजेंस के अदारों की भरपूर मदद की। उसका समर हम सब ले रहे हैं, आप भी, मैं भी, पाकिस्तान के तमाम अवाम। आज वो खेल के मैदान भी सजे हुए हैं, मुल्क में अमन है, मामूलात जिंदगी आपके नॉर्मल हैं। वरना तो आपको याद होगा कि एक ही दिन में 2-2, 3-3 वाकयात होते थे और उसकी वजह से फिर जिंदगी जो है वो बिल्कुल जिंदगी किसी डगर पे रही नहीं हुई। जनरल साहब, ये बताइएगा हमें, हमने ऑपरेशन रद्दुल फसाद को देखा, जिस वक्त इतने ज़्यादा धमाके होते थे हम देखते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुदा के फजल से, खुदा के शुक्र से हम कहते हैं कि ये कम हो गए। लेकिन ऐसी कई कार्रवाइयाँ होती हैं जो हम आवाम के सामने आ ही नहीं रही होती हैं, जिनको पीछे ही रोक लिया जाता है। हम समझते हैं कि सब मामलात बेहतर हैं, लेकिन जो अफवाज पाकिस्तान, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही होती हैं, उनको कितना सराहने की ज़रूरत है। और अब जैसे सयाहत के फ़रोग के लिए पाकिस्तान काम कर रहा है, वज़ीर आज़म काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही हैं, अब हमें मज़ीद कितना विजिलेंट रहने की ज़रूरत है कि जब बाहर से टीम्स भी पाकिस्तान में आ रही हैं। देखिए, बात यह है कि वही मैं जैसे शुरू में मैंने कहा कि अवाम का एक अपना रोल है, और ये जब भी आप दहशतगर्दी वगैरह मुल्क में कहीं किसी भी मुल्क में फैलती है तो अमूमन निशाना भी अवामी बनते हैं, क्योंकि वो धमाके सड़कों पे किए जाते हैं ऐसी जगहों पे जहां पे ज्यादा से ज्यादा रश हो, ज्यादा से ज्यादा लोग हो, और दहशतगर्द जो है उसकी कारगुजारी को बहुत बड़ा एक वाकया समझा जाता है जब उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो यहाँ जरूरत यही थी कि आम आदमी इसके बारे में ज्यादा सूझबूझ रखे, उसको एजुकेट किया जाए, क्योंकि ये काम ये खत्म होता नहीं जब तक कि आपके अवाम ना साथ दें। वरना तो आप देख लीजिए कि हर जगह तो आपकी इंटेलिजेंस मौजूद नहीं होती, लेकिन उनके रवाबत रहते हैं। तो यहाँ पे ये नेटवर्क और ये अवेयरनेस जो है ये बढ़ाने की जरूरत है। अभी इसमें जो आपने सुनी होगी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी जिक्र आया, वो है अब साइबर स्पेस के ऊपर जो जंग आपकी हो, वो ज्यादा सीरियस है। उसमें दुश्मन का ज्यादा खर्चा नहीं लगता, लेकिन वो मुल्क को अंदर से तबाह कर देते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर अवाम है। आप देखिए कि यहाँ पे जो किसी भी मुल्क में ताकत का मरकज एक समझा जाता है कि जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, और अमूमन मुल्कों में अफवाज जो उनकी फौज होती है वो उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, क्योंकि एक जमानत होती है आपके लिए अमन की। लेकिन अगर उस अवाम में जो कि आपकी ताकत है, अवाम और फौज के दरमियान अगर नफरतें पैदा कर दी जाएं, तो वो लाज़मी बात है कि उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। वो तो अंदर से लड़के, या एक तो मदद नहीं मिलेगी फौज को अवाम की, तावन नहीं होगा। ये कि अगर अंदर ही इन फाइटिंग शुरू हो जाए एक दूसरे के खिलाफ, तो आप सोचिए कि बाहर के दुश्मन का तो काम आसान हो गया। तो वो आज ज्यादा खतरनाक है। सोशल मीडिया पे ये इधर उधर चल रही है, जैसे नफरत पैदा करने के लिए कहा जाता है जी फलां आर्मी ऑफिसर ने जजीरा खरीद लिया। जजीरे को टमाटर नहीं है कि बिक रहे सड़कों के ऊपर, की भी जजीरे हैं, क्या कोई ले सकता है? ये सॉवरेन टेरिटरी है, हुकूमतों का उस पर कंट्रोल होता है, और उसके लिए नेवी फौज रखी जाती है उनका दिफा करने के लिए। वो कुछ चीजें बिकने वाली तो नहीं, लेकिन जब ये प्रोपेगेंडा होता है तो पढ़े लिखे लोग भी अकल से काम लेने की बजाय उस तरफ माइल हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा
जी ठीक है, जो मुसलसल हमले हम देखते हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे किए जाते हैं, वजीरिस्तान में हों या फिर यहाँ पर हों, बलूचिस्तान में हों, ये भी बड़े दिलखराश वाक़यात हैं। आए दिन हमें शहादतों का पता चलता है। ये जो मामलात हैं, आप क्या समझते हैं कि कब तक हम अपने अंदर मौजूद ऐसे लोगों को जो है वो उखाड़ फेंकेंगे, या अंदर मौजूद हमारे जैसे फितने हैं और फसादात हैं उनको ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे कि मुसलसल ये जो हमें शहादतें और कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, इनका सिलसिला भी थम सके? देखिए, ये जो वाक़यात हुए हैं ये ज़्यादातर आपके अफगान और ईरान बॉर्डर्स के करीबी इलाकों में हुए। वहाँ से एक्सेस है अफगान बॉर्डर पे तो निस्बतन अब कम हुई है, लेकिन जो ईरान बॉर्डर है ये सारा पुरस है और इसमें मेरा ख्याल वक्त लगेगा फेंसिंग वगैरह के लिए। लेकिन फेंसिंग भी 100% जमानत नहीं होती, क्योंकि फेंस आपने देखा कि ये इसके अगर दूसरी साइड से कोई खड़ा होके फायरिंग ही सिर्फ कर दे तो बुलेट्स तो उसमें से गुजरती हैं, वो कोई दीवार तो नहीं। तो इस लिहाज से हमेशा दूसरी तरफ से कुछ खतरा तो रहेगा इन इलाकों में। लेकिन ये भी एक बड़ा एक हकीकत है कि फेंसिंग की मॉनिटरिंग जिस अंदाज से की जाती है, अगर वो इफेक्टिव इंशाल्लाह होगी तो आप देखेंगे कि ये खतरा भी टल जाएगा। कबल इसके कि दूसरी तरफ से कोई आके फेंस के करीब पहुंचे और ये हरकत करे, उसको पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि सारा सिस्टम डेवलप हो रहा है अभी, और इंशाल्लाह ये जब पूरा सिस्टम लग जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो काफी हद तक सिक्योरिटी होगी इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सब सवेरे पाकिस्तान का है बात कर रहे थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के मामले में नया मोड़ आ चुका है। उन्हें मुबैना तौर पर जेल में गैंग वॉर के कारिंदों ने तशद्दुद का निशाना बनाया है, जबकि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बचा लिया गया था। अच्छा, वैसे ना मुझे तो जेल में कैदियों के मामलात के ऊपर एक बड़ा ही संजीदा सवाल उठ गया है कि अगर जेल में मौजूद या फिर रिमांड पे मौजूद या फिर आप कह लें कि कोई भी ज़ेर हिरासत शख्स है उसके साथ इस तरह से तशद्दुद हो रहा था और पता ही ना हो किसी को कि हुआ क्या है, तो सिक्योरिटी कैमरास जो है वो हमने किसने रखे हुए हैं? क्या जेलों के अंदर सिक्योरिटी कैमरास दिखा रहे थे? अगर आप उसको देखें ना, वो सामने वाला एंगल दिखा रहे थे जहाँ से हलीम आदिल शेख साहब वापस आए हैं, वो वाला एंगल नहीं दिखाया गया उसमें, और ये बात पीटीआई ने निशानदेही भी की। बिल्कुल सही। सो ज़राए जो है उनका कहना है कि हलीम आदिल शेख के कंधे, गर्दन, हाथ, दीगर हिस्सों पर तशद्दुद किया गया, पैर में भी तशद्दुद की वजह से सूजन है, तबीयत ख़राब होने पर उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। और ज़ख्मी पीटीआई रहनुमा ने दावा किया है कि उन्हें जेल में दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्ज़िमान की खोली में रखा गया है, और ये बहुत संजीदा किस्म का जो है इल्ज़ाम है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से टेलीफोनिक राबता किया है और हलीम आदिल शेख साहब की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार भी किया। अब एक लफ्जी जंग जो है इस वक्त चल रही है। बिल्कुल सही। सो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी चीफ सेक्रेटरी सिंध से रिपोर्ट तलब की है। हलीम आदिल शेख की बेटी आयशा हलीम का कहना है कि पीपल्स पार्टी उनके वालिद को जेल में कत्ल करवाना चाहती थी। वालिद को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत होगी। हाँ जी, बहुत संजीदा इल्ज़ामात है। इसी हवाले से जो है बात कर लेते हैं। आयशा हलीम हमारे साथ। आयशा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बड़ा संजीदा इल्ज़ाम आपने लगाया है, पहले भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, लेकिन बेटी की जानिब से ऐसा इल्ज़ाम सामने आ जाना, क्या बताया आपको वालिद ने कि आपको लगा कि ये हो सकता है? उन पे पिछले हफ्ते में 3 दफ़ा असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हुए हैं। पहले उनकी गाड़ी पे फायरिंग कराई गई, उसके बाद उनके ऊपर जहरीला साम छोड़ा गया उस कमरे में जहां वो पुलिस कस्टडी में थे, एंड देन वाटर वेंट ओवर आवर हेड्स व्हेन जब उनके ऊपर जेल में हमला कराया गया। हमें बताया गया, यकीन दहानी कराई गई कि वो सेंट्रल जेल में होंगे, महफूज होंगे। 2 दिन तक किसी से उनका कांटेक्ट नहीं हुआ, और जब परसों रात उनसे कांटेक्ट हुआ, फाइनली हमें ये न्यूज़ पता चली कि उनकी तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटल आ रहे हैं। और हमें हॉस्पिटल जाने को मिला, उनसे बात करने को मिली, तो उनकी बॉडी पे मल्टीपल ब्रूजेस थे, उनकी टांग में रॉड लगी हुई है, तो वो डिस्प्लेस हो गई थी, उनकी टांग में बहुत चोटें आई थी, उनकी बैक पे चोटें हैं, उनके हाथ पे चोटें हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। एंड वो खुद बताते हैं कि जैसे ही वो एंटर हुए, जो आप लोग वीडियो में भी देख रहे हैं, उनके ऊपर एक मॉब ने अटैक किया, तकरीबन 50-60 लोग थे। फ़ौरन से उसके बाद एक आध पुलिस वाले बीच में आए, उन्होंने भाग के उनको वहाँ से लेके गए। तो एक तो जो वीडियो रिलीज़ हुई उसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि ही एंटर, एंड जब वो एग्ज़िट कर रहे थे तो एक अफरा तफरी सा माहौल था।
और उसकी सिर्फ जो जहाँ पे एक्चुअली ये चीज़ हुई, जहाँ पे उनको मॉब ने अटैक किया, जेल है, आई एम श्योर कैमराज होंगे, तो वो वीडियोस क्यों नहीं सामने आ रही हैं जहाँ पे उनके साथ ये इशू हुआ, जहाँ पे उनको एक लिटरली एक अकेले आदमी को एक सिपाही अंदर लेकर जा रहा है, एक मॉब है 50-60 लोगों का, जिसको पता है, पहले से पता है कि हलीम आदिल शेख इस टाइम पे एंटर होने वाला है, जो वेट करता है, जो नारे लगाना शुरू करता है, फिर उन पर अटैक कर देता है। तो उसकी वीडियो कहाँ है? और क्लियरली अगर नहीं ये चीज़ें सामने आ रही तो उनकी लाइफ को थ्रेट है, क्योंकि एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा। इस सबसे पहले एक और चीज़ हाईलाइट करना कर दूँ मैं कि बिफोर एनी ऑफ दिस हैपन, उन्होंने हलीम आदिल शेख से उनकी लीगली जो उनको बाय लॉ सिक्योरिटी मिली हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो उन्होंने उनसे ले ली। सबसे पहले उन्होंने ये किया, उसके बाद उन पे अटैक कराए, उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया, बुलेट्स भी उनकी गाड़ी पे लगी हैं, गिरफ्तारी भी उन्हीं की हुई है। फिर गिरफ्तारी के बाद उनके पुलिस कस्टडी के अंदर, उनके कमरे के अंदर जहरीला सांप छोड़ा गया। उसके बाद फाइनली इन्होंने जो है क्लियरली उनको असैसिनेट करने की जेल में कोशिश करी, जिस तरह से उन्होंने उनके ऊपर अटैक करा। अल्लाह ताला का करम है, वो ठीक है, वो बच गए हैं, वो सेहतयाब हैं, लेकिन दिस नीड्स टू बी लुक्ड इनटू बिकॉज ये डेफिनेटली सीरियस एलिगेशंस है और हमें भी पता है हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है आयशा, हमें ये बताएं कि अब उनका इलाज हो रहा है, वो अस्पताल में, आपको उस पर भी कुछ खदशात हैं कि इस अस्पताल में नहीं होना चाहिए, उनको किसी और अस्पताल में होना चाहिए, ये ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। फिर ये कहा जा रहा था कि मिलने नहीं दिया जा रहा उनसे, और आप भी बड़ी मुश्किल से मिली हैं, लेकिन फिर एक हमारे सामने वीडियो आती है जिसमें वो केक काट रहे हैं, ये मामला क्या है? कुछ सवालात उठते हैं इन चीज़ों को देख के। जी अच्छा, कल से पहले उनसे किसी की मुलाकात नहीं हो रही थी। कल जब चीज़ें लाइमलाइट में आई, हम लोगों ने वीडियोस बनाई और बहुत ज़्यादा, इससे पहले ये इशू था ठीक है हलीम आदिल शेख के अरेस्ट का था, बट उन पे जो तशद्दुद हो रहा था, उनका जो ट्रीटमेंट था, उसके बारे में कोई भी चीज़ लाइमलाइट में आई। मैंने आपको बताया कि परसों रात जब वो NICVD में आए थे, उस वक्त हम पहली दफ़ा उनसे जाके मिले थे, उससे पहले उनसे कोई मुलाकात या उनसे कोई मिलना जुलना पॉसिबल नहीं था। दूसरी बात जो आपने मुझसे बोली कि एट दिस पॉइंट अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो रिकवर कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख वो शख्स है, उसकी फैमिली भी वैसी है, हम डरने वाले नहीं हैं। वो जेल से खुदा न खास्ता उनकी लाइफ को इमिनेंट थ्रेट नहीं होता, खुदा न खास्ता उनके ऊपर इस तरह से अटैक नहीं होता, या उनको ये बात क्लियरली इंटीमेट नहीं की जाती है, पता नहीं होता कि उनकी लाइफ को एक फॉरेन थ्रेट है, तो वो इतना सीरियसली चीज़ों को शायद ना लेते। लेकिन अब इतने मल्टीपल असैसिनेशन अटेम्प्ट्स के बाद तो ये चीज़ बहुत क्लियर है। एट दिस पॉइंट अल्लाह ताला का शुक्र है डॉक्टर जमाली उधर उनको ट्रीट करें। जी आयशा, जो सूरत हाल हुई थी जिसपे गिरफ्तारी अमल में आई थी, वो ये थी कि ये एक ऐसे हल्के से जहाँ पर के खिलाफ ज़ाब्ता और खिलाफ कानून है कि आप असला लेके मौजूद हो, वहाँ पे असले के साथ मौजूद थे, हवाई फायरिंग हुई, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इन्हें उस इलाके से इवैक्यूएट करने का, निकल जाने का कहा गया, जो नहीं हो सका, जिसके बाद पुलिस ने कहा, और फिर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इनके वो जो है वो कार्रवाई की गई, इसलिए इन्हें एंटी टेररिस्ट वो जो है स्क्वाड मामला जो सारा है उसके साथ रखा गया, जो आप बार बार निशानदेही जिसकी कर रही। तो ये तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है जब गैर कानूनी इस तरह से काम हो। तो इसमें आपको अगर इस दफात के ऊपर एतराज़ है तो वो भी उस तरह से कानूनी तौर पे चैलेंज किया जा सकता है। मेरा सवाल अगेन यही है कि इसके बारे में लीगल ऑप्शंस, अगर आप समझती हैं कि आप सही हैं और आपको और पार्टी को भी लग रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, तो लीगल एक्शंस क्यों नहीं लिए जा सकते? सिंध में भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं हलीम आदिल शेख साहब, तो इस मामले को लीगली टेकअप करने के बारे में कहाँ तक पहुँचे हैं अभी आप? हम मामले को शुरू से लीगली ही लेके चल रहे हैं, वरना हमने ना कोई फेवर्स कॉल की ना कुछ किया, और उन्हें हम लीगल राउट ही ले रहे थे। और अभी भी हमारे लॉयर्स क्लियरली इसको हायर कोर्ट्स पे लेके जाएंगे। हम तो डिमांड करते हैं कि एक JIT बनाई जाए इस पूरे इंटायर सिचुएशन पे, जिसमें ये सारी चीज़ें, नॉट ओनली उनका अनजस्ट अरेस्ट के एक बंदे के ऊपर अगर इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि इनको हल्के से आप बाहर निकाल दें, तो उनका अरेस्ट और वो एंटी टेररिज्म चार्जेस ATC कोर्ट में उनको किस तरह से लेके गए, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट, अगर आपके मिनिस्टर्स आके टीवी पे बोलते हैं कि उनको B क्लास फैसिलिटीज दी गई, तो उनको उस जगह पे कहाँ क्यों रखा गया जहाँ पे टेररिस्ट को रखते हैं, जहाँ पे एंटी स्टेट जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको रखते हैं, जो फांसी घाट के साथ होता है। कौन से लीडर के साथ, कौन से सिटिंग अपोजिशन लीडर के साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ? आज तक किसी ने पाकिस्तान में देखा कि वो जमीन पे ना उनको चादर दी गई, ना उनको तकिया दिया गया, वो जमीन पे सोए। उनके वही जो आपका प्रिजन सेल होता है, जो आइसोलेशन सेल होता है, जो बिल्कुल फांसी घाट के साथ होता है, उनको वहां पे रखा गया।
तो क्लियरली हम लीगल एक्शंस लेंगे और हम डिमांड करते हैं जाएंगे। कि आयशा हलीम, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाक से आप बात कर रही थी, साहिबजादी हलीम आदिल शेख साहब की बात कर रही थी। ये अफसोसनाक है, जब ये बात कर रही थी मुझे बेनज़ीर भुट्टो की वो तस्वीर याद आ रही थी जो आखिरी मुलाकात की तस्वीर है। मुझे हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के बारे में नून लीग की जो है वो सामने आती हैं, उनकी ख्वाजा आसिफ की सेहत के बारे में। मतलब ये हमेशा होता है कि सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां अमल में आती हैं और फिर बहुत सारी मामला जो है सियासी सवाल आती है उस पर उठते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और एक और खूबसूरत नज़ारा जो कि आपने पिछले दिनों देखा, सबने बहुत पसंद किया, वो गवादर के क्रिकेट स्टेडियम का है। पहाड़ों के दामन में बने बलूचिस्तान के इलाके गवादर का खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड दुनिया भर में इस दफा जिसे कहना चाहिए ना हिट है, बिल्कुल छा गया। और हम भी इतनी दफ़ा इसकी बात कर चुके हैं और आज आप सोच रहे होंगे कि आज हम फिर इसकी बात क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर नुमाइशी क्रिकेट मैच जो है वो खेला जा चुका है। वहाँ पर वफाकी वज़रा को हमने देखा, हमने बड़े बड़े सितारों को वहाँ पर देखा जो मैच खेलने के लिए गए थे। बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल सही, पहाड़ों और समंदर के साथ ही आपके सामने स्क्रीन पर है क्या कॉम्बिनेशन है, वाइट कलर के पहाड़ और फिर उसके साथ ग्रीन कलर का लश ग्रीन कलर का ग्राउंड, और जैसे मैंने कहा वाइट सैंड है, ब्लू वाटर है गवादर का। तो ये तो एक इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है जो कि पूरी दुनिया को इस वक्त अपने हुस्न से जो है उसने इंस्पायर किया है। सब लोग इससे मुतासिर दिखाई देते हैं और ये मुल्क के हसीन सियाहती मकामात में एक दिलकश इजाफा भी है। जैसे हमजा आपको बता रहे हैं कि नुमाइशी मैच खेला जा चुका है और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है यहाँ पर कराची किंग्स के बाद कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर जो है उसका भी मैच हो, जो कि हमें हमारे मेहमान नहीं बताया। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस पे जो है डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस भी अब होने चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल यहाँ पर PSL के मैचेस भी हो रहे होंगे और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट भी यहाँ पे आएगी। मैं कहता हूँ कि इस ग्राउंड के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, सिर्फ इसको हम ना आंखें खोल के मुंह बंद करके देखते रहे ना तो हम खुश होते रहते हैं। खैर, यहाँ पर अब एकदम ये भी थी कि ये जो नुमाइशी मैच खेला गया ना, इसे अली सतपारा के नाम से मंसूब किया गया। ये बिल्कुल सो हमारा वो पैमा जिनको के हमने बड़ी दुआओं के साथ जो है वो दुनिया और दुखी दिल के साथ दुनिया से रुखसत हुए हैं, वो हमसे उनके नाम जो है किया गया। और पहला नुमाइशी मैच जिन्होंने उधर जाके मैच खेला है उनसे भी कुछ बात कर लेनी चाहिए कि उनको कैसा लगा। उन्होंने मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर मैच खेला है, मुख्तलिफ ग्राउंड्स देखिए। मारूफ गुलकार, अदाकार और मेज़बान फ़ख्र आलम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या गवादर को मुस्तकबिल में स्पोर्ट्स सिटी बनाया जा सकता है? क्या देखा मैच खेल के, आपको कैसा लगा? क्योंकि इससे ना सिर्फ सयाहत को तरवीज मिलेगी बल्कि इससे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी उजागर होगा। लॉर्ड से भी अच्छा ग्राउंड कह दिया गया इसको। जी बिल्कुल, गवादर को स्पोर्ट्स सिटी नहीं बल्कि एक मेन पोर्ट सिटी के तौर पे आप देखेंगे उभरता हुआ। वहाँ पर जो इस वक्त काम हो रहा है, जो वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल है, थोड़ी सी स्लो ज़रूर हुई है पिछले कुछ अरसे में कोविड की वजह से, लेकिन CPEC के हवाले से जो काम हो रहा है और जो दूसरी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। और अभी आप आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारी खबरें सुनेंगे जो गवादर से आएंगी। तो वो एक स्पोर्ट्स सिटी, एक बड़ा ज़बरदस्त स्पोर्टिंग वेन्यू बनेगा। और वो जो क्रिकेट स्टेडियम है जिसको हमने इतना उजागर किया है, इंशाल्लाह उसके लिए आपको ऑलरेडी आप ब्रेकिंग न्यूज़ सुन चुके होंगे कि मैं जो हूँ वहाँ पर एक PSL का एग्जीबिशन मैच करवाने में कामयाब हो गया हूँ। उसकी तारीख आ गई है और अब वो हुकूमत बलूचिस्तान जो है उसको तैयारी कर रही है पूरी। तो बड़ा ज़बरदस्त ये मामला जो है होने वाला है गवादर के लिए, गवादर के लोगों के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए। और जो ये सियाहत बढ़ेगी, जिस तरह ये एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, उस तरह जितने लोग पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से गवादर जाएंगे या बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे, वहाँ पर जाकर लोकल मईशत में, वहाँ की जो मईशत है उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। कोई होटल में रहेगा, कोई रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, कोई शॉपिंग करेगा, कोई फल खरीदेगा, कोई मछली खरीदेगा। उससे उनकी मईशत का पहिया चलना शुरू होगा उतना ज़्यादा। और जितना वो पहिया मईशत का चलना शुरू होगा उतने ये शहर, बलूचिस्तान के इलाके जो हैं उनके अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी, उनके अंदर बेहतरी आएगी, वहाँ के लोगों के लिए बेहतरी आएगी। और वो जो कुछ माजी में जो चीज़ें हो गई हैं, जो लोगों को करना चाहिए था, वहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदों को, वहाँ के सरदारों को, जो नाकाम हुए बुरे तरीके से, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएगा सारा मामला। बिल्कुल सही, ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर दी कि वहाँ पर हम देख सकेंगे नुमाइशी मैच जो है PSL का भी। लेकिन इसको आलमी मयार का बनाने की खबरें जो हैं वो ज़ेरे इस वक्त गर्दिश हैं। हम यहाँ पे क्या PSL भी होता हुआ देख सकेंगे या इंटरनेशनल मैचेस होते हुए भी बहुत जल्द देख सकेंगे?
मैं आपको पता है कि जो मैंने एक फ्रेंडली मैच करवाया था अभी, जिसमें मैं ये शोबिस की टीम को लेके गया था और गवादर डॉल्फिन्स एक टीम थी, शोबिस शार्क्स एक टीम थी, तो उसमें मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वसीम खान, उनको भी मैंने खुसूसी दावत दी थी और अपने साथ लेकर गया था और उनको अपनी टीम का कप्तान बनाया। उन्होंने उस ग्राउंड में खेला भी और जब वो खेले तो उस ग्राउंड से इतने मुतासिर हुए, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये वाकई में बड़ी खूबसूरत जगह है, थैंक यू, आपने ये ICC तक और हम तक ये बात पहुंचाई, अब इसके अंदर इसको कुछ करना चाहिए और ये तो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी यहाँ पे PSL का मैच करवा दें। तो बदकिस्मती से क्योंकि वो ग्राउंड जो है अभी भी ICC के स्टैंडर्ड्स और PCB के जो स्टैंडर्डाइजेशन होती हैं उसमें कुछ चीज़ों में उसमें कमी है, वो पूरी करनी पड़ेगी इससे पहले कि ऑफिशियली वहाँ पे मैच करवाया जाए। लेकिन मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और खासतौर पर वसीम खान का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसको इतना संजीदा तरीके से लिया और फिर 2 फ्रेंचाइजों से बात करके उन दोनों को रजामंद किया कि जिस दिन PSL खत्म होगा उसके 2 दिन बाद जो है वो एक बहुत शानदार एग्जीबिशन मैच जो है वहां पे होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि बाकायदगी से सरकारी सतह पे जो है वो ये बात जो है इसका आगाज हो चुका है और इंशाल्लाह हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो तैयारी कर रही है। तो अल्लाह ने चाहा तो ये 25 को पहला HBL PSL 6 का एग्जीबिशन मैच 2 बड़ी टीमों में गवादर शहर में होगा। सब नजरें अब जो है ना 25 मार्च पर ही हैं। फखरे आलम को हम अपने व्यूअर्स को बताने जा रहे हैं कि ये क्रेडिट भी हासिल है कि ये खूबसूरत जो स्टेडियम है इसके मनाजिर शेयर उन्होंने किए थे। अब गवादर की जो बाकी खूबसूरती है उसके मनाजिर भी ये वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं और यकीनन हम इसको देखें तो ये यूरोप के साहिली इलाकों से कम नहीं है, बल्कि हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही लग रहा होता है। इन जगहों को साफ और सियाहत के लिए काबिल अमल बनाने के लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे लोगों को, क्योंकि आपने ये भी कहा कि हमें इस साहिल को गंदा नहीं करना जिस तरह हमने कराची को गंदा किया। देखें, इस दफ़ा जब मैं गया था ये फ्रेंडली मैच करवाने के लिए, तो आप लोग जानते हैं कि मैंने अपने बहुत सारे मेहमानों को वहाँ पे दावत दी थी। उसमें हमारे जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं टूरिज्म के और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जनाब जुल्फी बुखारी साहब, उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, वक्त निकाला और वो भी गए वहाँ पर। फवाद चौधरी साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं हमारे फेडरल, उनको भी दावत दी, वो भी उन्होंने भी वक्त निकाला गए। मैरी टाइम अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं अली जैदी साहब, वो भी मौजूद थे। तो सब ने इस बात के ऊपर इत्तफाक किया कि गवादर का जो पोटेंशल है वो नहायत ज़बरदस्त है, बहुत पोटेंशियल है उस जगह के अंदर टूरिज्म के हवाले से। और आपने जो मनाजिर देखे मेरे इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या फेसबुक पे, तो वो देख के अंदाजा हो जाता है आपको कि कितनी खूबसूरत जगह है गवादर। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जरूरत है और फिर लोकल रिसोर्सेज को तैयार करने की जरूरत है। लोकल लोगों को, वहां के जो मुकामी लोग हैं, उनके लिए नौकरियां तो आ जाएंगी, लेकिन उनको उन नौकरियों के लिए तैयार करना, यानी कि अगर आप रिजॉर्ट खोलते हैं तो रिजॉर्ट के अंदर रिसेप्शन पे, अगर होटल नुमा जगह है तो उस पर रिसेप्शन का जो एक पूरा तौर तरीका होता है, उसके सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटर के अंदर बिलिंग के सिस्टम होते हैं, वो सिखाना, हॉस्पिटैलिटी के अंदर सर्विसेज करना, क्या कहते हैं, खाना सर्व करना या कमरे के अंदर हाउस कीपिंग करना, ये सारी चीज़ों में ना जो नौकरियां हैं इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग होती है। या फिर अगर वहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग लगे या वहाँ पर कोई खाने बनाने की कोई फैक्ट्री लगे, फूड फैक्ट्रीज वगैरह जिस तरह होती हैं जो प्रोसेस्ड फूड करती हैं, ये हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग दरकार होती है क्योंकि मकामी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं। तो उसी तरह टूरिज्म के अंदर भी जो है वो स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत होगी। हमें वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बिजली की कमी है गवादर में, जिसके ऊपर काम हो रहा है। मैंने सुना है कि हाल ही में वहाँ पर 300 मेगावाट का प्लांट जो है अप्रूव हुआ है और उसके ऊपर काम शुरू हो गया। तो इंशाल्लाह अगले 26 महीने से कोई 30 महीने के अंदर वो ऑनलाइन आ जाएगा, तो 300 मेगावाट बिजली आ जाएगी गवादर को। फिर नया बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पर, जो चाइना बना रहा है हमारे पाकिस्तान के लिए। 4500 एकड़ के ऊपर वो एयरपोर्ट है, 3.5 किलोमीटर रनवे है। अभी जो मौजूदा एयरपोर्ट है उसका जो रनवे है वो 6200 फुट है, तो वहां से सिर्फ इस वक्त जो है ATR या छोटे जहाज जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो A320 या 737 जो है वो नहीं जा सकता। लेकिन जब ये बड़ा एयरपोर्ट आ जाएगा तो फिर तो बोइंग 777 A380 भी जा सकेगा। तो बहुत सारी चीजें, वक्त लग रहा है, थोड़ा देर से शुरू हुए हैं हम लोग, लेकिन अब चूंकि शुरू हो गया है तो इंशाल्लाह ये मोमेंटम चलता जाएगा और गवादर से पूरे पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की तकदीर इंशाल्लाह बदलेगी। कामी लोगों को इस तरक्की में शामिल किया जा रहा है क्योंकि जहाँ पे सोशल मीडिया पे इसकी एप्रिसिएशन चल रही है, वहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मकामी लोग तो ज़्यादा यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं, तो उनके लिए भी ये सहूलियात होनी चाहिए। फिर इस तरक्की में शामिल करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? हम पॉइंट आउट तो करी जा रहे हैं, लेकिन क्या हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में या उनको वो तमाम एजुकेशन देने में या वो हुनर देने में कुछ मेजर्स भी ले रहे हैं, उनको इस तरक्की में शामिल करने या इसके समरात उन तक पहुँचाने के लिए कुछ कोशिशें भी कर रहे हैं? बिल्कुल जी, मुकामी लोगों का तो फायदा ऑटोमेटिकली आ जाता है ना। जब आपके पास टूरिज्म आती है, आपके पास ट्रैफिक आती है, आपके पास फुटफॉल आती है, तो आपका जो रिटेल होता है, लोकल रिटेल,
वो उसके अंदर इम्पैक्ट आता है। लोकल फूड इंडस्ट्री, जो भी रेस्टोरेंट है वहाँ पर, उनको फॉरन इम्पैक्ट आता है। लोग आते हैं, खाने की जगह ढूंढ रहे होते हैं, तो वो तो ऑलरेडी सिलसिला जारी है। अब जो साथ साथ में सीपेक के हवाले से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है वहाँ पर, या जिसका आगाज़ हो गया है, फिर वहाँ पे एग्रीकल्चरल का एक बड़ा ज़बरदस्त वो चाइना ने इनिशिएटिव लिया है, वो इंक्यूबेटेड एग्रीकल्चर के लिए, उसके लिए वहाँ के लोकल मुकामी लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। फिर वहाँ पे एक टेक्निकल सर्विसेज का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाया गया है, जिसकी बिल्डिंग मैं देख कर आया हूँ, वो तैयार हो चुकी है, लेकिन अब वो खुल जाएंगे उसके दरवाजे। नेवी ने बड़ा काम किया हुआ है, वहाँ पर अस्पताल भी बनाया हुआ है, स्कूल बड़े ज़बरदस्त बनाए हैं, बहरिया कॉलेज बनाया हुआ है बहुत शानदार किस्म का। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं जो वहाँ के गवादर के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा और उनसे अपील करूँगा कि आप लोग जो हैं वो जो है अपने आप को तैयार करना शुरू करें, और जो गवादर में जो आपकी बच्चियां हैं उनको तालीम दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जब सियाहत यहाँ पे बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा, जब बाहर से कारोबारी लोग यहाँ पर आके ठहरना शुरू करेंगे, तो सर्विस इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। सो आपको हर चीज़ में, होटलिंग में, रिटेल में, सर्विसेज के अंदर, हर चीज़ के अंदर जो है वो है। तो वहाँ के लोगों का चूंकि हमेशा से जो है वो सदियों से माहीगीरी मछेरे थे सारे के सारे, तो वो उनका प्राइमरी जो है वो समंदर से उनकी इकोनॉमी जुड़ी हुई है, ब्लू इकोनॉमी जिसको हम लोग कहते हैं। तो वो उसको उनको डाइवर्सिफाई कराने की जरूरत है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं डिस्कस कर रहा था वहाँ पे मकामी लोगों के साथ, उनकी मछली वहाँ से ली जाती है, फिर वो बर्फ़ के ऊपर रख के जो है उसको वहाँ से भेजा जाता है, उधर कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। तो अगर वहीं पे फिश मीट प्रोसेसिंग प्लांट हो, तो वहीं के लोगों को ट्रेनिंग की जाए, वहीं पे ताज़ा मछली निकाली जाए, वहीं पे उसके चिल्ड एनवायरनमेंट के अंदर उनकी पैकेजिंग करके फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाए या पाकिस्तान में दूसरे शहरों में भेजा जाए, तो बड़ा पोटेंशियल है। तो बिजनेसमैन, चूंकि बहुत सारे लोग घबराए हुए थे सिक्योरिटी की सिचुएशन की वजह से, इसके लिए मैं पाक अफवाज का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और माहौल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो बन गया। तो इसलिए जो है अब चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हैं, और मेरी गुजारिश होगी कि आप लोग इसको देखें, एक्सप्लोर करें, इन्वेस्टर्स जो हैं वो जाएं, देखें और अपना पाकिस्तान के मुस्तकबिल में अपना हिस्सा डालें। बिल्कुल ठीक है। फ़ख्र आलम हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बहुत अच्छी खबर जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं कि पंजाब हुकूमत का एक और अहसन इक़दाम, हम सुन रहे थे इसके बारे में और अब उसका बाकायदा आगाज़ भी हो गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने होनहार मुस्तहिक़ तलबा के लिए रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। उनका कहना है कि स्कॉलरशिप 1 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, सरदार उस्मान बुज़दार ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप की वेबसाइट का इफ्तिताह किया है और वज़ीर आला ने कहा है कि ये स्कॉलरशिप 50% मेरिट पर होनहार तलबा को दिए जाएंगे, जबकि 50% ज़रूरतमंद और नादार तलबा को भी दिए जाएंगे। ये बहुत अच्छा है कि दोनों को ज़रूरत होती है। और तलबा और तालिबात जो है वो ऑनलाइन निज़ाम के तहत दरख्वास्त जमा करा सकेंगे। स्कॉलरशिप में हर साल इजाफा किया जाएगा। तलबा के क्वाइफ की ऑनलाइन तस्दीक होगी और वजीफ़ा बैंकिंग चैनल के जरिए तलबा को दिया जाएगा। सो ये इसका तरीक़ाकार है जिसकी की वजाहत की गई है। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। तर्जुमान पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मुसर्रत जमशेद चीमा। फरमाइएगा कि पंजाब हुकूमत का ये ज़बरदस्त कदम है, हमने पहले भी इसको अप्रिशिएट किया था जब इसका इनिशिएटिव सामने आया था। अब तो ये बिल्कुल ऐलान हो गया है कि इस पर आगाज़ होना है। आगाज़ कब से हो रहा है और कब से स्कॉलरशिप के लिए दरखास्तें जो हैं वो आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू एंड आई एम थैंकफुल कि आप लोग हमेशा जो गवर्नमेंट के और सोसाइटी के लिए जो बेहतरीन इक़दाम हैं उसको न सिर्फ आप लोग हाईलाइट करते हैं, बल्कि अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि गवर्नमेंट की कारकर्दगी के साथ लोगों में भी अवेयरनेस आती है कि एक चीज़ जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उसके वो बेनिफिशरी किस तरह से हो सकते हैं। तो यू आर इक्वली पार्टनर फॉर द गुड थिंग। अच्छा, उसमें जो फरा अभी जो हमजा और आपने जो बताया ये बिल्कुल ठीक है कि हमने अगर आप इसका तरीकाकार देखें तो पहले जितने भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती थी उसके बेनिफिशरी उनके हल्का या बाब होते थे, बिकॉज सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होता था। ऑनलाइन का मतलब ही ये है कि उसमें आप हैंकी बैंकी नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, बैंक के थ्रू करने का भी मतलब ये है कि इसमें किसी को किसी के दरवाजे के आगे जाके नहीं जाना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसके एग्जैक्ट मेरिट के ऊपर जो बेनिफिशरी होंगे वही होंगे, उसमें कोई किसी को नवाज नहीं सकता और 1% भी मेरिट कंप्रोमाइज नहीं होगा। इसलिए मुझे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है।
और अगर हम रहमतुल आलमीन जो स्कॉलरशिप है उसमें पहली जो फर्स्ट जो फहरिस्त तैयार हुई है वो हमारी 891 तलबा और तालिबात की जो फहरिस्त है वो तैयार हुई है। और इसके लिए इनिशियली हमने 26 करोड़ के फंड का भी इजरा कर दिया, उसकी मंजूरी सीएम साहब ने दे दी है। और इसमें हम जो सूबे भर से जो ज़हीन तरीन तलबा होंगे वो भी एंड तालिबात ऑफ कोर्स बोथ, और उनके लिए हमने ऐलान तो कर दिया था, लेकिन अब हमने क्या किया है कि ACD ने उन स्टूडेंट्स की जब फहरिस्त भी तैयार हुई और उसके अलावा महकमा हायर एजुकेशन ने तलबा कोई तकरीबन 30 मुख्तलिफ जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब किया है। अच्छा, इस प्रोग्राम में ना एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमारे किसी भी और प्रोग्राम के जो बेनिफिशरी हैं बच्चे वो नहीं होंगे। मसलन ये नहीं है, डुप्लीकेशन हम नहीं चाहते कि अगर कोई ऐसा प्रोग्राम का बेनिफिशरी है तो फिर इससे मुबर्रा रखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है मुसर साहबा, हमने माजी में ये देखा कि जब ऐसे स्कॉलरशिप्स मिलते हैं तो फिर इदारों को अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकती है। तो फिर इदारों को कहा जाता है, इदारे लिस्ट भेज रहे होते हैं और वहां पर भी खासे मसाइल आते हैं। इदारों के अंदर भी लोगों के भांजे भतीजे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो उन लिस्ट को किस तरीके से देखा जाएगा, या इदारों को बिल्कुल आउट कर दिया गया, बच्चे खुद से अप्लाई करेंगे इंडिविजुअली? देखिए, एक तो ये कि बच्चे खुद से अप्लाई करेंगे, दूसरी बात ये कि हमजा अगर आप रेकमेंड करते हो और वो बच्चा अगर होनहार है तो नो, हाँ मेरा पॉइंट समझे। इसमें मेरिट क्राइटेरिया ये है, अगर जो मुस्तहिक बच्चे हैं, नादार है, अगर उसको भी कोई रेकमेंड करता है और अगर वो उसमें हमने जो हमारा स्क्रूटनी सिस्टम है उसको वो कंप्रोमाइज नहीं है कि फर्ज करें कि अगर किसी की फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर होगी, जो एक सेट क्राइटेरिया होगा, तो उनको वो उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो उसके लिए अहल नहीं होंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो नादार और मुखलिस स्टूडेंट्स हैं 50% वो होंगे जिनको अगर रियासत हेल्प कर दे तो वो अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, और 50% होली सोली चाहे वो अच्छे घरानों से भी हैं, फाइनेंशियल हेल्प बेटर भी है, लेकिन जो टॉपर बच्चे होंगे हमारे वजीफे, जी बिल्कुल। तो जैसे मुसर्रत जमशेद साहब ये भी फरमाइएगा कि क्या इसका दायरा कार जो है वो सिर्फ लाहौर के लिए है या ये पूरे सूबे में फैलाया गया है? दूसरा हिस्सा ये है मेरे सवाल का कि बाकी ममालिक में जब इस तरह की कोई भी स्कॉलरशिप्स होते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ को उसका वो दिया जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके पास एक ग्रांट आती है, वो वहाँ से लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, लोग उसमें अप्लाई करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनके पास प्रोसीजर्स मौजूद होते हैं। तो हमारे यहाँ ये तरीक़ाकार अपनाने में जैसे कबाहते तो हैं, लेकिन दुनिया में तो यही तरीका जो है वो हर जगह पे अप्लाई होता है, हम क्यों नहीं इस पे जा सकते? इसमें देखें जी, मैंने अर्ज किया कि जो हमारा महकमा हायर एजुकेशन है उन्होंने 30 मुख्तलिफ जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं उनको स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब किया है। 30 यूनिवर्सिटीज वो होंगी, उसके बाद ये पूरे पंजाब भर के लिए, नॉट फॉर लाहौर, पूरे पंजाब, और इक्वल उसमें अपॉर्चुनिटी होगी। और आगे जाके आपको पता है कि अभी ये 26 करोड़ की इनिशियल ग्रांट है जिसमें 891 स्टूडेंट्स को की फहरिस्त तैयार हुई है, लेकिन आगे ये 1 अरब और ये इंशाल्लाह ताला हर इसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है जिसके ऊपर अमल कर रहे हैं सीएम साहब कि हम हर रबीउल अव्वल का जो महीना होगा उसमें इंशाल्लाह हम इसमें मजीद प्रोग्राम्स भी ऐड करेंगे और मजीद इसकी अमाउंट को भी हम इंशाल्लाह डबल करते जाएंगे। ये फर्स्ट ईयर था, आपको पता है कि जब रहमतुल आलमीन का वीक हमने मनाया, जब पेरिस के अंदर फ्रांस के अंदर जो कुछ हुआ, तो उसके पेश नजर तो ये इससे खूबसूरत और तरीका हो नहीं सकता कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन दें, हम अपने मुआशरे को एजुकेट करें, हम अपनी सोसाइटी को बैलेंस बनाएं और हम ऐसी सोसाइटी बनाएं जिसमें तमाम माइनॉरिटीज के भी उतने ही राइट हो। तो ये तमाचा है उन बैरूनी कुव्वतों के लिए जो इस तरह का इक़दाम करके इंतशार फैलाना चाहते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। तो उसमें से वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो रसूल पाक, बिल्कुल ठीक है मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबहिस्तान से आप बात कर रही थी और नाम ही इतना खूबसूरत है स्कॉलरशिप का, और फिर जिस तरह वो कह रही है माइनॉरिटीज़ का भी उतना ही हक होगा, वो भी नादार हैं तो उन बच्चों को भी मिलेगा और उन बच्चों को भी जो बेशक माइनॉरिटी का हिस्सा है लेकिन वो काबिल है उनको मिलेगा। ये जैसे दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करें ना तो हमजा होता है कि अगर आप मेरिट पे आ गए हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर वो आपको रेफर करते हैं कि ये ग्रांट अवेलेबल है, ये फंड अवेलेबल है, ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है, इसमें इतने % आपको ट्यूशन फी कवर होगी, ये फुल्ली फंडेड है वगैरह वगैरह। सो लेट्स होप कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको भी और लोग डोनेट करना शुरू करें। इल्म की डोनेशन भी बहुत बड़ी डोनेशन होती है कि हम अपने जो है किसी फंड को, किसी स्कॉलरशिप को अपने नाम से, अपने वालिदैन के नाम से, बहुत अच्छा मंसूबा है। और अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे
हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक से कबल ही आवाम को महंगाई का ज़ोरदार झटका दे दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। जब यूटिलिटी स्टोर्स पर इजाफा हो जाएगा तो बकिया जो मार्केट्स होंगी वहाँ पर क्या हालात? उसका मतलब है महंगाई आ नहीं रही, महंगाई आ गई है। जो नोटिफिकेशन आई जा रही है महंगाई का ये जो नोटिफिकेशन जिस इजाफे का भी हमजा जिक्र कर रहे थे, इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रोज़मर्रा इस्तेमाल की आम अशिया सस्ते दामों फराहम करने के दावे से बनाए गए थे, मगर इन स्टोर्स पर भी अब महंगाई जो है उसका राज दिखाई देता है। चीज़ें सस्ती होने के बजाय महंगी कर दी जा रही हैं, जिसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, शैम्पू है, स्टेशनरी है, खुशदूद है, बच्चों के दूध है, आम इस्तेमाल की मुतादिद अशिया में कई गुना इजाफा जो है वो किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म से लेकर वज़रा तक सभी एतराफ़ करते हैं कि मुल्क में महंगाई बढ़ गई है, जिसने आवाम का जीना दोबर कर दिया, लेकिन इसके लिए बुलंदबाग दावे तो किए जाते हैं, ठोस इक़दाम हमें सामने नहीं आते। संजीदगी से हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि महंगाई की शरह में जो खतरनाक इजाफा हो रहा है, इससे जो गुर्बत और बेरोजगारी की नई लहर जन्म ले रही है, लोगों के लिए जो मुश्किलात पैदा हो रही है, इनका हल क्या है? यहाँ पर एक और अहम मामला है। जब हम यूटिलिटी स्टोर्स की बात कर रहे होते हैं ना, तो आवाम को, पब्लिक को, हमारे व्यूअर जो हैं उनको ये बात क्लियर नहीं होती है कि ये सब चीज़ों के ऊपर सब्सिडी नहीं दी जा रही होती है। ये मखसूस चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर सब्सिडी दी जा रही होती है, लेकिन आवाम ये सोचते हैं शायद हर चीज़ पर ही हमें सब्सिडी मिल रही है, इसलिए वो यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रहे होते हैं और परेशान ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये वजाहत भी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या जो बेसिक चीज़ें जो आती हैं उस एरिया में जहाँ पर के सब्सिडी दी जाती है, क्या वो सस्ती हैं उतनी जितनी के होनी चाहिए, और क्या वो आवाम की पहुँच में है और आवाम उनकी कीमतों से और उनकी क्वालिटी से खुश है? हम जानेंगे एमडी यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन उमर लोधी साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, यूटिलिटी स्टोर्स जो है रिलीफ देने का वादा है, मगर वहाँ पर भी अब ये जो नोटिफिकेशन किया गया है, इसके मुताबिक किन किन अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ और कितने % इजाफा हुआ है? पिछली जनवरी से लेके एज ऑफ टुडे आटा, दालें, घी, चीनी, चावल, इनकी कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। जो कीमत थी 800 रुपये का आटा था, चीनी 68 की थी, 68 की है, घी 170 जो मिडिल टियर ब्रांड है वो 170 का, वो 170 का है। तो अभी तक कोई इंक्रीज नहीं हुई। अभी मैं इसमें एडिशन करता चलो, जो एक इन सब्सिडाइज आइटम में जो एक चीज़ की कीमत बढ़ेगी वो कुछ दिनों में वो 30 रुपये किलो पे बढ़ेगी, यानी कि जो 170 रुपये का घी था वो 200 रुपये पे चला जाएगा सिर्फ इन 5 आर्टिकल्स पे। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो लोग जाते हैं यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ समझते हैं कि वहाँ शैम्पू भी सस्ता होगा, वहाँ पैम्पर्स भी सस्ते होंगे, वहाँ बाकी चीज़ें भी सस्ती होंगी। गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू सब्सिडाइज एवरीथिंग। तो गवर्नमेंट उन चीज़ों को सब्सिडाइज करती है जो अशिया खुर्दोनोश की हैं, और वो चीज़ें हमें मिलती, और वो अब तक इतनी लंबी सब्सिडी पहले कभी भी नहीं दी गई। तकरीबन 14 माह होने को हो गए और ये सब्सिडी चल रही है, और ये अरबों रुपए की सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने गरीब आवाम को दी, और ये प्राइस मेंटेन की गई है। बिल्कुल ठीक है। उमर लोधी साहब, हमें फिर ये बता दें कि जब जिन चीज़ों पे सब्सिडी मौजूद नहीं है, शैम्पू उतने का ही मिलेगा जितना मार्केट से मिलेगा, तो लोग यूटिलिटी स्टोर्स पे क्यों आए और यूटिलिटी स्टोर्स पर ये रखे क्यों गए हैं? सिर्फ सब्सिडाइज चीज़ें होनी चाहिए ताकि लोगों को भी क्लियर हो कि हमें ये चीज़ें यहाँ से लेनी है। जी, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए सर, हम एक जनरल नॉर्मल जिस तरह रिटेल स्टोर है उसकी तरह ऑपरेट करते हैं, और हमारे भी एक्सपेंसेस हैं, और अगर हम सिर्फ सब्सिडाइज ही चीज़ें बेचेंगे तो ये स्टोर्स बंद हो जाएंगे। तो मुझे अपने लोगों की तनख्वाह कैसे देनी है, लोगों के बिजली के बिल कैसे देने हैं, रेंट्स कैसे देने हैं? तो कुछ 4 पैसे कमाएंगे तो तब ही हम अपने अखराजात पूरे करेंगे। तो इसलिए हमें ये बाकी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, बिकॉज हम एक रिटेल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क है जिसकी 4,500 है आउटलेट्स हैं। तो हम एक नॉर्मल रिटेल, एक नॉर्मल बिजनेस यूनिट की तरह काम करते हैं, तो हमें ये चीज़ें रखनी है। अदरवाइज तो फिर हम अपनी तनख्वाहें भी नहीं देना पड़ेगी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के पास उससे भी हमें जाना पड़ेगा। तो ये है जी कि हम सब कुछ बेचते हैं और सब कुछ बेचेंगे लाइक ए नॉर्मल रिटेल स्टोर। बिल्कुल सही। लोधी साहब, ये भी फरमाइएगा, ये रजब का महीना चल रहा है, तकरीबन हम कह सकते हैं मिड में आ गया, आज 10 तारीख तो हो गई। रमज़ान मुबारक के हवाले से खुसूसी पैकेज के बारे में क्या पेशरफ्त है और कब तक उसका ऐलान किया जाएगा? क्योंकि लोग रमज़ान के लिए शॉपिंग जो है उमन 10-15 दिन पहले कर लेते हैं ताकि इस माह मुबारक में उनको ज़्यादा जो है मतलब तरद्दुद ना करना पड़े। तो उस हवाले से क्या इस वक्त हिकमत अमली है? जी, हमारा रमज़ान पैकेज इंशाल्लाह 1 अप्रैल से शुरू होगा, और 1 अप्रैल से ये हमारी 19 अशिया जिस तरह हर साल होता है जी, हम 19 आर्टिकल्स पे होंगी,
और मैं इस वक्त फिगर शेयर नहीं करूँगा, लेकिन जो हमारी ख्वाहिश और इंशाल्लाह वो पूरी भी होगी कि हम पिछले साल से तकरीबन डबल जो सब्सिडी होगी वो इस दफ़ा इंशाल्लाह जाएगी आवाम की तरफ, जिसकी वजह से मिकदार भी बड़ी होगी और क्वांटम भी चीज़ों का ज़्यादा होगा। तो ये 1 अप्रैल से इतलाक़ होगा। रमज़ान लगभग 13 या 14 अप्रैल से शुरू होगा इंशाल्लाह, और हमारा जो पैकेज है वो 1 अप्रैल से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। उमर लोधी साहब, हम तक कुछ शिकायत आती हैं, अब हमें बताएं आपकी ये मिथ है या फिर वाकई ये शिकायत दुरुस्त हैं? लोग कहते हैं कि ठीक है, सब्सिडाइज चीज़ें जो होती हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, और ये बेशतर लोग शिकायत करते हैं जब भी उनसे बात की जाए। क्या ये मिथ है? सर, मुझे जो आपको ये कहते हैं उनसे एक सवाल पूछिएगा कि क्या एक फैक्ट्री घी जो बना रही है वो मेरे लिए कुछ सब स्टैंडर्ड घी बनाएगी? मैं उसको कहूँगा नहीं, मुझे एक सब स्टैंडर्ड घी आप बनवा के भेज दें, और वो मेरे लिए एक स्पेशल बैच बनाएगी और बाजार में स्पेशल बैच देगी। क्या ये पॉसिबल है? सर, ये एक मिथ, वाकई ये कॉमन सेंसिकल चीज़ है। मैं घी उन्हीं से लेता हूँ, टॉप सप्लायर्स ऑफ पाकिस्तान, शायद मुनासिब नहीं होगा उनका नाम लेना, टीवी पे नहीं लेते, तो टॉप सप्लायर्स ऑफ पाकिस्तान से मैं घी लेता हूँ। इसी तरह आटा हम अपनी गंदम लेके, हमें पास्को गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इस दफ़ा इंतज़ाम किया कि हमें पास्को से हम गंदम लेते हैं, मिलों से हम खुद उसको मिल कराते हैं, और अंडर सुपरविजन हमारे पास आटा था। और क्या चीनी मैन्युफैक्चरर्स मुझे इंफीरियर क्वालिटी स्पेशल बना के देंगे यूटिलिटी स्टोर पे रखने के लिए, ताकि जी ये आप एक इंफीरियर क्वालिटी की चीनी रखें और वो बेचें, और वो सिर्फ बैच मेरे लिए बनाएंगे, जो उनकी लाखों टन प्रोडक्शन होती है उसमें कुछ हज़ार टन मेरे लिए बनाएंगे? पॉसिबल नहीं है सर। यस, देर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ दालों के ग्रेड में होता है जी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, वो मैं मानने के लिए तैयार हूं। उसमें कभी कभी तो अभी भी हमने उस पर बहुत सख्ती की है, लेकिन आई थिंक कोई भी स्टेटमेंट है उससे ये पूछेगा क्या हमारे लिए कुछ स्पेशलाइज बनाएंगे चीनी, आटा, घी, दालें? नो, इट डजंट हैपन दैट वे। बिल्कुल सही लोधी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जैसे पिछले दिनों कुछ वीडियोस भी सामने आई थी, आपने उस पर एक्शन भी लिया था। जैसे आप बताते हैं चीनी सस्ती है अगर, और मार्केट में महंगी है, और रमज़ान मुबारक के पैकेजेस में खास तौर पे होता है, तो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, उठा लेते हैं, ले जाते हैं। आपके अपने जो लोग हैं वो बाज़-औक़ात चीज़ें जो है वो गायब कर देते हैं वहाँ से, और जो परचेज़र्स हैं हो सकता है वो आपको जो कीमत है वो कोट कर रहे हो क्वालिटी ए की, आपके इल्म में यही हो कि ए क्वालिटी है, लेकिन वहाँ पर जो है वो बी क्वालिटी पहुँचाई जाए। सो इस तरह के मामलात के लिए ऑटोमेशन का भी कुछ आपका इनिशिएटिव है, उसके बारे में हमें बताइएगा कि ये जो चोर रास्ते हैं जिससे कि ये चीज़ें गायब हो जाना, मिलना ना, अवेलेबिलिटी, इनको रोकने के लिए और इन मामलात को बेहतर करने के लिए क्या पॉलिसी ऑटोमेशन की अडॉप्ट की जा रही है? गुड क्वेश्चन जी। प्राइम मिनिस्टर की बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं आपको ये बावर कराता चलूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जी 1 जुलाई 1971 में। एज ऑफ टुडे यहाँ कंप्यूटर्स नहीं लगे हुए थे, अभी तक हम पुराने खातों पे चल रहे हैं। सो कैन यू इमेजिन व्हाटएवर ईयर्स, 50 समथिंग ईयर्स जो इसमें बने, और हम उसके बगैर। अब हमारी कोशिश ये है अंडर द स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि हमें जून तक अपनी ऑटोमेशन कंप्लीट करनी है, और इस पर काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है बाय जून दिस ईयर हमारे वेयर हाउसेज, हमारे स्टोर्स लिंक हो जाएंगे, और ये जो शिकायत है ऑफ पिलफरेज, और ये जो, मैं ये नहीं कहता हमारे लोग इसमें मुलव्वस नहीं है, डेफिनेटली जी मैं किसी के लिए श्योरिटी तो नहीं दे सकता, लेकिन सिर्फ अब उनके लिए ऐसे चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ ताकि फर्दर पिलफरेज ना हो। हमने वो ऑलरेडी बहुत सख्ती की हुई है, लेकिन फिर भी ज़रूर इंसिडेंसेस होंगे। लेकिन जब ये कंप्यूटराइजेशन हो जाएगी, सिस्टम्स लग जाएंगे, फिर ये शिकायत इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है बाय जून दिस ईयर we'll be able to complete our automation in utility stores of Pakistan. बिल्कुल। उमर लोधी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं, और रमज़ानुल मुबारक का जो पैकेज है उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, लेकिन उसकी तफसीलात क्या हैं वो भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम आपको एक और चीज़ के बारे में, एक और महंगाई के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। कोयटा की महंगाई आई है जी, और कोयटा में चिकन की कीमतें जो हैं उसमें एक बार फिर इजाफा हो गया है। वैसे मुझे नहीं समझ आ रही कि कोयटा का खास हम जिक्र करें, पूरे मुल्क में वैसे तो इजाफा नहीं, कोयटा में ज़्यादा हुआ है। 1 किलोग्राम चिकन की कीमतें जो है 400 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई हैं।
और इसके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अनअफोर्डेबल है इस वक्त। बिल्कुल, माजी में जो हुक्मरान कहते थे कि अगर दाल महंगी हो गई है तो आप चिकन खा लें, तो भाई अब तो चिकन भी नहीं खाया जा सकता है। कोयटा से किफ़ायत अली मौजूद है। किफ़ायत, बताइए इतनी कीमतें क्यों बढ़ गई? बिल्कुल जी, जहां पर हम देख रहे हैं कि हालिया महंगाई ने हर चीज़ पर अपना असर डाला है, वहीं कोयटा शहर में जो चिकन की प्राइसेस हैं वो भी तकरीबन एक माह के दौरान जो है वो 100 रुपये से ज़ायद में जो है वो उसका इजाफा देखने में आया है। एक माह कबल तक यही चिकन की जो प्राइस थी वो फ़ी केजी जो है वो 280 रुपये 290 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही थी, जबकि अब इसकी कीमतों में जो है वो तकरीबन 100 रुपये का इजाफा हुआ है और अब ये जो है वो 380 रुपये से 400 रुपये किलोग्राम जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, जिससे गरीब आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो जवाब दे गई है। दुकानदार ये बताते हैं कि चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी वजह से उसका असर जो है वो हर चीज़ पर जो है वो पड़ता है। इसी वजह से ये भी मजबूरन जो है इस माल को महंगा ख़रीदते हैं और फिर ये आगे जो कस्टमर्स हैं उनको भी जो है वो महंगे दामों जो फ़रोख्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ गरीब आदमी ये कह रहा है कि इस महंगाई की इस लहर ने हर चीज़ पर अपना असर जो है वो डाला है। सिर्फ एक चीज़ ऐसी नहीं है कि जो यहाँ पर सस्ते दामों जो है वो फ़रोख्त हो रही हो, सिर्फ 1 या 2 माह के अरसे में जो है वो कीमतें 100% तक जो है वो बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में जो है वो इजाफा होता है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ क्योंकि कोयटा शहर में इतनी फ़ाल नहीं है, इस हवाले से कीमतों में तवाज़ुन रखना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ कीमतें भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर चिकन की जो प्राइसेस हैं वो मुख्तलिफ हैं, जो यकीनी तौर पर गरीब आवाम पर इस महंगाई के दौर में एक इजाफी बोझ साबित हो रहा है। जी किफ़ायत, बहुत शुक्रिया आपका। एक गली में कुछ और कीमत है तो दूसरी गली में कुछ और कीमत है। हुकूमत क्या कर रही है? क्या कर रही है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ कि वो क्या कर रही है, लेकिन वो कर कुछ नहीं रहे इस मामले के अंदर, ये हम कह सकते हैं। वैसे प्राइस कंट्रोल कमेटीज काम ही नहीं करी, पूरे पाकिस्तान में देख लें कहाँ पे। अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें तो ये किया गया था कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो ज़िले इंतजामिया से ले ली गई थी और फिर जब उसके बाद उससे भी काम नहीं चला तो फिर वो वापस ज़िले इंतजामिया को दे दी गई। और बीच में हमने कोई टाइगर फोर्स का भी सुना था, जो हमें ना टाइगर नजर आया ना फोर्स नजर आई, ना उसका कोई काम जो है उस तरह से नजर आया। लेकिन अब हम आपको जिस चीज़ के बारे में इंतजामी लेवल पे ही हो सकते हैं मामलात, इस तरीके की फोर्सेस से क्या फ़ायदा, हमने देख लिया कि क्या हुआ। खैर आगे चलें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, महंगाई से आगे चलें। एक और फोर्स ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसका 3 रोज़ा वर्चुअल इजलास शुरू हो चुका है। FATF की जानिब से दिए गए अहदाफ में पाकिस्तान अपनी कारकर्दगी से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है और FATF का इजलास 24 फरवरी तक जारी रहेगा और इसका एलामिया जो है 25 फरवरी को जारी होगा। आपका क्यों लगता है क्या होगा? पाकिस्तान की नज़र है, मुझे क्या लगता है, मैं तो जब पढ़ रहा हूँ जो माहिरीन है उनकी राय पढ़ रहा हूँ तो वो तो कह रहे हैं कि शायद जून तक ये मामला ऐसा ही रहेगा और उसकी वजह पाकिस्तान की तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन जो ऊपर आर्म ट्विस्टिंग है, जो लॉबी बैठी हुई है उसका मामला, और फिर अमेरिका में जो तब्दीली हुई है ना कमान की, उसका भी बहुत अहम रोल है। कुछ बातें मनवाने के लिए, पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखने के लिए हो सकता है कि इस सिलसिले को भी जारी रखा जाए, लेकिन ये जो है ये क्या सराइयाँ हैं जो मुख्तलिफ लोग जो है वो कर रहे हैं इस हवाले से। इस अहम इजलास में पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम पर रिपोर्ट पहले ही FATF को भेज चुका है, जिसमें इस हवाले से कवानीन में तरामीम से मुतालिक इकदाम से भी आलमी इदारे को आगाह किया गया है। हाँ जी, और पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्दों तक रकूम की फराहमी रोकने के लिए भी इकदाम किए गए हैं। अच्छा फरा, 27 निकात थे, पाकिस्तान ने अमल किया, 6 रह गए थे, 21 पे अमल कर लिया था, उन पर भी पाकिस्तान ने अमल दरामद कर लिया। पाकिस्तान ने रिपोर्ट भी जो है जमा करवा दी है। अब मामला ये है कि भारत के ऊपर ये तलवार कभी नहीं आती, और जब ह्यूमन राइट्स कमीशन भी कह रहा होता है कि भारत में ये मसाइल है वो मसाइल है, यहाँ पे आप किसी बिजनेसमैन से बात करें ना तो वो बताता है जब पाकिस्तान से पैसे निकालने होते हैं तो कितना मुश्किल हो गया है। उनका स्टेट बैंक तक मुलव्वस जो है वो पाया गया, उनके बैंक्स मुलव्वस पाए गए हैं और वो सामने आ गई ट्रांजेक्शंस, लेकिन फिर भी वो एशिया पैसिफिक ग्रुप का चूंकि वाइस चेयरमैन जो है वो इंडिया है तो वहाँ पे तो सब अच्छा है, जो बुरा है कुछ तो वो पाकिस्तान में ही है। तो ये आप तक जब कोई भी खबर ऐसी पहुंचे तो पहले देख लिया कीजिए कि इंटरनेशनली कितनी चीज़ें हैं, कितने फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज हो रहे होते हैं। सिर्फ हुकूमत के ऊपर हमें बयानबाजी नहीं कर देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। वैसे तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जो कहा गया था ना कि ये ना देखो कौन कह रहा है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी कर रहे होते हैं तो ये जरूर देखें कि कौन कह रहा है, इसलिए कि जो कह रहा है उसका अपना इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट जो है वो वहाँ पे बोल रहा होता है। अच्छा एनीवे, इस सारी सूरत हाल के बारे में हम माहिरीन की राय लेंगे और साबिक चेयरमैन FBR इस हवाले से बात हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। शबर जैदी साहब, फरमाइएगा कि पाकिस्तानी हुकाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए काफ़ी पुरुमीद हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान ने माली डिसिप्लिन समेत FATF की तमाम शराइत पर अमल दरामद कर लिया है? कुछ ऐसी चीज़ें रह तो नहीं गई जिस पर अभी मज़ीद वो एतराज़ उठा सकें? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि जो अभी आने वाला है, जो रिव्यू आ रहा है, इसमें हमारे चांसेस बहुत अच्छे हैं
कुछ प्रोसीजर चीज़ों में शायद हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत गैप रह जाए, मगर चांसेस हमारे अच्छे हैं। डेफिनेटली अगर इस टाइम नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हम निकल जाएंगे इसमें से। बिल्कुल है। अच्छा, FATF की शराइत आपके ख्याल में, जिस तरह हम भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ ये आर्म ट्विस्टिंग की वजह से थी, या फिर वाकई पाकिस्तान को माली डिसिप्लिन और मनी लॉन्ड्रिंग पर हंगामी इकदाम की ज़रूरत थी? आप खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहे, आप क्या समझते हैं? देखिए, बात ये कि ये जो फाइनेंस, ये जो टेरर फाइनेंसिंग का जो सिलसिला है, इसके ऊपर एक रियलिटी है और एक परसेप्शन है। जो परसेप्शन है उसमें ये है कि पाकिस्तान के बारे में ये परसेप्शन डेवलप हुआ था कि पाकिस्तान उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो प्रोस्क्राइब्ड हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता, और उनके खिलाफ उनका जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो बहुत स्लो है। तो मेरे ख्याल में पिछले 7-8 महीने में हमने ये इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि वो हमारा स्लो नहीं है, बल्कि हम उसमें काफ़ी हद तक कामयाब है। अब जो रह गया है वो रह गया है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मैकेनिज़्म, और कुछ चीज़ें कैश इकनॉमी का, कुछ पोस्ट ऑफिस के मसाइल हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो सेटल होंगी। तो मेरा ये व्यू है कि ये आर्म ट्विस्टिंग नहीं है, बल्कि ये एक करेक्टिव मेजर है, और पाकिस्तान के लिए ये बेहतर है, कोई पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह बात नहीं है। बिल्कुल सही। आपके जो बयानात हैं डीमोनेटाइजेशन के हवाले से, ये आजकल बड़ी खबरों की ज़ीनत है। भारतीय मुआशी माहिरीन के मुताबिक वहाँ डीमोनेटाइजेशन का तजर्बा कामयाब नहीं रहा, तो पाकिस्तान में ये तजर्बा कैसे कामयाब हो सकता है? देखिए, बात ये कि तरक्की याफ्ता ममालिक 5,000 का नोट का जो मसला है ना, वो ये नहीं है। 5,000 का नोट का मसला ये कि हमें कैश इकनॉमी पे कंट्रोल करना है, उसका एक स्टेप जो है वो 5,000 का नोट है। बाकी जो सवाल है कि कैश इकनॉमी को हमने कंट्रोल करना है, तो वो तो हमें करना ही है, मगर तरक्की याफ्ता ममालिक में जो लेवल है उस लेवल तक हमें पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये हमारी कमोडिटीज़ की, और ये जो मार्केट है, इसके जो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड मार्केट है, उसमें हमारा इतना कैश इनफ्लो आ चुका है कि जब तक हम कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे हमें इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए 5,000 का नोट तो हर हाल में हमें ख़त्म ही करना होगा, और उसको, और इसी तरह बेरियर सिक्योरिटी को आहिस्ता आहिस्ता कम करना पड़ेगा। ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये हमारे यहाँ सिर्फ नाम की हद तक हो रही है, असल में नहीं हो रही। तो जब तक आप इसमें रेडिकल स्टेप नहीं लेंगे ये नहीं हो सकेगा। शब्बर ज़ैदी साहब, मुआशी अशारिये मुस्बत होने के बावजूद महंगाई और बेरोज़गारी पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस हवाले से हुकूमत क्यों नाकाम हो रही है? आप क्या समझते हैं? क्या वजह हुकूमती नाकिस पॉलिसियाँ हैं, या माफिया का सिस्टम पर काबिज होना है? आप भी खासे नाराज़ रहे हैं आपने भी माफिया को रेफर किया था। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो हम कहते हैं कि माशी बदहाली है, या ये कहते हैं कि जी एम्प्लॉयमेंट कम हुई है या महंगाई, देखिए ये एक बड़ा पाकिस्तान में बड़ा एक सब्जेक्टिव सा मसला है। कि जो महंगाई हो रही है उसका कोई ताल्लुक डॉलर से नहीं है, उसका कोई ताल्लुक उसका इन्फ्लेशन के जो मार्केट रेट है उससे नहीं है। ये बेसिकली हमारा माफिया का कैप्चर है जो हमारी फूड आइटम के अंदर हो चुका है, और उस माफिया के कैप्चर को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आपने ये कमोडिटीज़ के अंदर से माफिया का कैप्चर ख़त्म नहीं किया तो पाकिस्तान में ये सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये आगे पीछे आप जो बातें करते हैं, डॉलर रेट, ये सब इररेलेवेंट है एक्चुअली पाकिस्तान की कमोडिटी ट्रेड में। आप मुझे ये समझाएं कि केला है, अमरूद है, इसमें कौन सा डॉलर का इफेक्ट है? ये कौन सा इसमें कोई ऐसा ये इंटरनेशनल फैक्ट है? ये सारा मसला है कि पाकिस्तान में एक ब्लैक मनी का सर्कल है जो हमारी कॉस्ट को इन्फ्लेट कर देता है, इंटरेस्ट पे लोगों को पैसे देते हैं। तो ये पूरा आपका जो मॉनेटरी सिस्टम है, माफियाइज्म, ये आपको ख़त्म करना पड़ेगा, और यही हमारा हल है, और कोई हल नहीं है। ये कोई इकोनॉमिक्स आपको हार्वर्ड इकोनॉमिक्स से या शिकागो से या नहीं मिलेगी। ये आपको पाकिस्तान की मार्केटों में जाना पड़ेगा, और मार्केट में जाके वहाँ से सेटल करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है मार्केटों में। बिल्कुल ठीक है। शब्बर ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, लेकिन फराह हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन तो इन्वॉल्व होती है ना, जब केला या अमरूद भी आ रहा है, और जब कॉस्ट बढ़ जाती है उस बंदे की जो ये लगा रहा होता है, तो
इनकी कीमतें तो बढ़ी जाएंगी। अच्छा हमजा, लेकिन देखिए ना अब आदमी क्या, हमने पिछले दिनों एक स्टोरी की थी, सिंध में टमाटर लोग फेंकने पे मजबूर हो गए थे, बहुत सारे लोगों ने वो सस्ते टमाटर उठाए, जखीरा कर लिए, ठीक है। अब जब यहाँ पे शॉर्टेज होगी वो टमाटर मार्केट में आ जाएंगे। अब बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं, क्योंकि जमींदार हैं, कि ये चीजें ऐसे ऐसे, अब समझ में नहीं आता कि जखीरा अंदोजी तो गलत है, वो तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप इन जगहों पे स्टोर कर रहे होते हैं। इन्हीं माफियाज का ही जिक्र कर रहे हैं कि फूड की जो बाकी ये जो कीमतें ऊपर नीचे हो रही होती है, इसमें ये सारे माफियाज तो ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल किया जा रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें एक ब्रेक लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ महंगाई भी कम होगी, मैशत तो बेहतर होने की ब्रेक लेने से सांस आएगी ना सारों को कि अच्छा चलो ठीक है। और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे जोश और जज्बे की, PSL की। एग्जैक्टली, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और जैसे आपको ब्रेक पे जाने से पहले हमजा ने बता दिया था कि हम वी आर ऑल एक्साइटेड, हर रोज हम एक मैच देख रहे होते हैं ज़बरदस्त, और फिर उस मैच के स्पेल में हम होते हैं, और अगला मैच जो है वो हमें उससे ज़्यादा एक्साइट कर देता है। बस रात को अब हमने सोना लेट कर दिया, पहले हम टाइम से सो जाया करते थे, अब हमें मैच देखना पड़ता है और हमें जो है ना देर तक जागना पड़ रहा होता है। खैर, कल लाहौर कलंदर्स, मैंने आपको कहा था ना कि फेवरेट है जब कोयटा और लाहौर की बात हुई थी। भाई लाहौर कलंदर इस वक्त टॉप पर है, 2 मैचेस जीत के। हैरान कर दिया इन्होंने, परेशान कर दिया सबको। और कल एक चीज़ बड़ी हैरत वाली थी फरा, मैंने देखा कि सरफराज शुरू से इतना बड़ा आपने टारगेट दे दिया है, और आप पहले ओवर से देख रहे हैं कि जब साइम ने फील्डिंग मिस कर दी और आप इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए, और वो शुरू से ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना परेशान है। पता नहीं ऐसा क्या था कल। अंडर प्रेशर होंगे शायद, क्योंकि जितना उनको जैसे ना कॉर्नर से लगाया गया है, जितना दीवार से लगाया गया, और फिर रिजवान ने जिस तरह से परफॉर्म किया सब वो खुल के जो है वो अपना आप शो कर रहे हैं। वो ज़ाहिर है वो एक पेंट अप इमोशंस होते हैं, एक अंदर एक गुस्सा होता है जो फिर प्लेयर जो है वो मैदान में ही निकालता है। वो वहाँ पर यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि जहाँ का गुस्सा है वो वहाँ पर ही निकाला जाए। एक और बहस भी चल रही है सोशल मीडिया पे, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से हम जानने की जो है ना कोशिश करेंगे कि वो बहस कितनी दुरुस्त है, वो हमें अपना राय देंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सर। सो कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल हमजा और फराह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सो कितना अपसेट है ये कि लाहौर कलंदर जो है वो पहली जो 4 प्लेऑफ्स के लिए है, लाहौर कलंदर नंबर 1, दूसरी कराची किंग्स, तीसरा इस्लामाबाद यूनाइटेड, चौथा मुल्तान सुल्तान, और आज मुल्तान सुल्तान, और 5वें नंबर पे है पेशावर ज़ल्मी। सो ये मैच कितना इंपॉर्टेंट रहेगा और कोई अपसेट हो सकता है? देखिए फराह, हर टीम को 10-10 मैचेस खेलना है, तो अभी तो 2 मैच खेला है लाहौर कलंदर्स, और जिस तरह की परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर्स की रही है इब्तिदाई 2 मैचेस में, एक टीम यूनिट की हैसियत से जो है वो जेल कर गए। लेकिन उनकी बदकिस्मती होगी कि राशिद खान जो अफगानी लेग स्पिनर है वो वापस चले जाएंगे, तो अब देखते हैं कि कब आते हैं। लेकिन बहरहाल एक्साइटिंग मुकाबले मुतवक्के। और ख़ास चीज़ आपने नोट की होगी कि अब तक जो 4 मैचों के फैसले हुए हैं, उन 4 मैचों में बाद में बैटिंग करने वाली टीम जो है वो फतह से हमकिनार हुई है। और हर कप्तान की ये ख्वाहिश होती है कि टारगेट लेकर जो है उसको अचीव किया जाए, और अब तक इसमें कामयाबी हुई। कल मैं खुद भी था, मैं पूरे मैचेस में वहाँ मौजूद होता हूँ, लेकिन जो बैटिंग की है फ़खर जमान और मोहम्मद हफीज़ ने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बता दिया है कि उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में न खिलाने का फैसला गलत था। हफीज दोनों मैचेस में लाहौर कलंदर्स की फतह के लिए उन्होंने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है। तो अब देखते हैं कि आइंदा जो दौरा है पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका का, आया हफीज को उसके लिए टीम में शामिल किया जाता है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें अपनी आना की भेंट चढ़ा देता है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, जैसे पहले भी हम दोनों जिक्र कर रहे थे, सरफराज अहमद वैसे कप्तान नज़र नहीं आ रहे थे जैसे हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में वो कप्तान नज़र आते थे। शुरू से इतने परेशान थे, साइम ने पहले जो है वो ड्राइव थी, मिसफील्ड होगी, चौका हो गया, वो इतने परेशान हो गए, फिर एक कैच भी ड्रॉप कर दिया, और वो खासे जो है ना गुस्से में नज़र आए। वजह आप क्या समझते हैं? मसला ये है हमजा के सरफराज जो है जब से टीम से बाहर हुए हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। उन्हें वो बिल्कुल जो वाटर कैरियर बॉय की हैसियत से रखा जा रहा है। आप देखें न्यूजीलैंड में उन्हें कोई मैच नहीं खिलाया गया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में और T20 सीरीज में वो बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते रहे। इंग्लैंड के दौरे में उन्हें सिर्फ 1 मैच खिलाया गया। उन्हें ये पैगाम दिया गया है कि अगर वो चाहें तो रिटायर हो जाए, और फ्रस्ट्रेशन कल उनके चेहरे से आया थी कि किस तरीके से वो झुंझलाहट का शिकार थे, किस तरीके से वो अपने फील्डर्स के साथ कर रहे थे। ये वक्त आता है, क्रिकेट बड़ा जालिम खेल है, पल में हीरो पल में जीरो, और अगर खिलाड़ी जो है वो टीम से बाहर हो जाए या टीम में रहकर ना खेले तो फिर उसके चेहरे पर वो परेशानी के आसार नुमाया होते हैं।
और कल सरफराज के चेहरे पर बहुत ज्यादा नुमाया हुए, जो एक साबिक कप्तान के नुक्ते निगाह से मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। आप उनके मुकाबले पर मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान को देखें, अगरचे उनकी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच हार गई, लेकिन उसके बावजूद वो काफी काम कूल रहे। तो सरफराज को अपना रवैया तब्दील करना होगा, खिलाड़ियों की डांट डपट से वो नहीं आ सकते। वो देखे इनिंग्स भी ओपन करने गए गुज़िश्ता मैच में, कल के मैच में वो चौथे नंबर पर आए। तो लगता यही है कि अब उन्होंने शायद उन्हें इस बात का अंदाजा हो चला है कि उनका इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर जो 2007 में जयपुर में शुरू हुआ था पाकिस्तान भारत के वनडे के बाद, और फिर 3 साल के बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपना टेस्ट कैरियर शुरू किया था, तो लगता यही है कि उनका क्रिकेट कैरियर जो है इंटरनेशनल कैरियर वो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अच्छा, और ये जिसे कहना चाहिए तबई इख्तिताम है या गैर तबई इख्तिताम है? मतलब ये फोर्स इख्तिताम है या फिर वाकई वो प्लेयर जो है अपना फुल पोटेंशियल एक्सप्लॉइट कर चुके हैं? फरा, आपने तो डॉक्टरों वाली बात कर दी कि तबई और मौत और गैर तबई मौत और तबई इख्तिताम और गैर तबई इख्तिताम। बिल्कुल, ये मुझे लग रहा है कि ये तबई इख्तिताम होगा। उसकी वजह ये है कि 14 बरस हो गए सरफराज को, उनकी परफॉर्मेंस में भी आप देखेंगे कमी वाकई हुई है कि आप हर वक्त तो नहीं खिलाड़ी, हर दिन तो संडे नहीं होता, हर वक्त तो नहीं खिलाड़ी परफॉर्म करता रहता। विद द पैसेज ऑफ टाइम, उम्र गुजरने के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस में भी जवाल आता है। और जिस तरह से रिजवान परफॉर्म कर रहा है और जिस तरह से एक और नौजवान विकेट कीपर रोहेल नजीर सामने आ रहा है, तो उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि अब ये तबई होगा। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि क्रिस गेल पीएसएल में कभी भी इतनी फॉर्म में हमें नजर नहीं आए। इस दफा उनकी फॉर्म शायद जो है ना फर्स्ट एवर 50 पीएसएल में वापस आ गई है। दूसरी एक और कंट्रोवर्सी है, वो भी हमें बता दें कि वाकई सरफराज ने हफीज से हाथ नहीं मिलाया। सोशल मीडिया पर यह बहस चल रही है, आप वहां पर मौजूद थे, आप ऐसी चीजों पर भी गहरी नजर रखते हैं, ये भी क्लियर कर दें जरा। सबसे पहले तो ये बता दूं कि हाथ मिलाने न मिलाने की जो बहस चल रही है, मैंने भी ऑब्जर्व किया, सर्द मोहरी का रवैया था। वो एक्साइटमेंट नहीं थी कि जो दूसरे खिलाड़ी जो थे वो जिस तरीके से हफीज को मुबारकबाद दे रहे थे, तो उससे साफ जाहिर था। एक तो सरफराज की टीम हार गई, उनकी कप्तानी में चैंपियन टीम थी, कई दफा फाइनल में पहुंची, तो सर्द मोहरी का रवैया तो आया था सरफराज के ओर से। और जहां तक आपने क्रिस गेल की बात की, क्रिस गेल ने इससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग में जो 15 मैचेस खेले थे, क्योंकि वो पहले कराची किंग्स को भी रिप्रेजेंट कर चुके थे, उन 15 मैचेस में उन्होंने 303 रन बनाए थे और सिर्फ एक निस्फ सेंचुरी थी। कल उन्होंने दूसरी निस्फ सेंचुरी बनाई, कर्टेसी फील्डर्स ऑफ लाहौर कलंदर्स जिन्होंने उनके कैचेस ड्रॉप किए। गेल जो है बहुत बड़े खिलाड़ी हैं दुनिया में, वो वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्हें T20 इंटरनेशनल मैचेस में T20 मैचेस में 1000 से ज्यादा छक्के लगाने का एजाज हासिल है। 22 सेंचुरियां हैं उनकी T20 में, बड़ी वैल्यू है। 41 साल के हो गए, 21 बरस से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो गेल अब आज तो वापस रवाना हो गए वो, लेकिन कल वो अपना इम्पैक्ट जो है वो छोड़ गए कि अभी भी पुराना चावल कहते हैं ना कि पुराना चावल पुराना ही होता है, तो गेल कल अपना इम्पैक्ट हमारा ये पुराने चावल सारे बाहर के ही होते हैं, हमारे पुराने चावल क्यों खराब हो जाते हैं इतनी जल्दी, ये भी बताइएगा। और दूसरा, अभी हम सरफराज को तबई तौर पर रिटायर करके हटे और 41 साल के क्रिस गेल जो है उनके ऊपर हम इतना दाद दे रहे हैं, और ये भी फरमाइएगा कि उनके जाने से भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? दोबारा ज्वाइन तो करेंगे ये लाहौर में, लाहौर का जो स्पेल है उसमें? जी हाँ फरा, वो दोबारा ज्वाइन करेंगे लाहौर के स्पेल में जो 10 मार्च से शुरू होगा। लेकिन आपने जहाँ तक क्रिस गेल की बात की कि 41 बरस की उम्र में, हमारे यहाँ भी 40 बरस से ज्यादा उम्र में मिसबाह-उल हक खेलते रहे, लेकिन सरफराज मुझे लग रहा है हमारे यहाँ पाकिस्तान में बैट्समैन के लिए ये कहा जाता है कि जी इसकी उम्र ज्यादा हो गई। जहाँ 34-35 साल का प्लेयर होता है तो उसके बारे में कहना शुरू कर देते हैं कि भाई अब इसका वक्त खत्म हो गया। लेकिन गेल जो है वो जिस तरीके से T20 क्रिकेट में खेल रहे हैं, इसलिए वो 41 बरस की उम्र में खेल रहे हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ का और गेल का कंपैरिजन करना वो इतना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपकी बात दुरुस्त है कि गेल के जाने से फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि गेल का नाम ही काफी है। बाज लोग कहते हैं ना कि किसी खिलाड़ी की टीम में मौजूदगी मुखालिफ बॉलर्स पर दबाव डालने के लिए काफी होती है। तो गेल चले जाएंगे, अब डेल स्टेन आ गए, वो फास्ट बॉलर है, कोयटा की टीम की नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन कोयटा की टीम बिखरी बिखरी नजर आई है इब्तिदाई 2 मैचेस में। ये वो टीम ही नहीं लग रही जो माजी में PSL में अपनी शानदार कारकर्दगी के जरिए शायकीन क्रिकेट के दिल जीतने में कामयाब। बिल्कुल, अभी प्लेइंग 11 भी कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या खिलाना चाह रहे हैं। सर, आज के मैच की बात करें, मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी कितना
मुकाबला सख्त होने वाला है? कौन सी टीम आपके नज़दीक फेवरेट है? देखिए, मुझे तो मुल्तान सुल्तान्स की कामयाबी के इम्कानात ज्यादा लगते, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी का आपको पता चला होगा, बायोसिक्योर बबल तोड़ा उनके कप्तान वहाब रियाज ने और डैरन सैमी ने, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दोहरे मयार हैं। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने अपील की तो हमने उनको अलाउ कर दिया, हालांकि आधे घंटे तक लाहौर कलंदर्स की टीम जो थी वो वैन में बैठी रही और पेशावर ज़ल्मी ने ये कह दिया कि अगर वहाब रियाज कप्तानी नहीं करेंगे, नहीं खेलेंगे तो हम नहीं जाएंगे। तो कानून सबके लिए होना चाहिए। हम खुद अपने कानून को तोड़े इस कोविड सिचुएशन में, बायो सिक्योर बबल, तो कल को कोई और टीम खड़े होकर कह देगी, तो ये ज्यादती है। क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। और जहां तक आज के मैच की बात है, पेशावर ज़ल्मी जो थी पहला मैच हार गई है, थोड़ी सबड्यूड है। अगरचे मुल्तान सुल्तान भी पहला मैच हारी है, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से हारी है। 2 ओवर्स में 20 रन दरकार थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और सुहेल तनवीर ने सेकंड लास्ट ओवर में जो 19 रन दे दिए, उसकी वजह से मुल्तान सुल्तान को शिकस्त हुई। नए कप्तान है उन्होंने एक गलती ये की कि अपने जो रेगुलर स्पिनर है इमरान ताहिर, उनको नहीं खिलाया। हालांकि आप देखें, राशिद खान को खिलाया कोयटा ने दोनों मैचेस में। जब आप एक गैर मुल्की प्लेयर्स पर इतने पैसे खर्च करके उसे लाते हैं तो उसे खिलाना चाहिए। दूसरे, अभी कप्तानी के इसरार और उमूर से वाकिफ होने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान, तो देखना ये कि आज के मैच में वो किस तरह की कप्तानी करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को के खिलाफ, जो मुल्तान सुल्तान्स को पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बरतरी हासिल होगी आज के मैच। बिल्कुल ठीक है मिर्ज़ा इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, माहिराना राय उन्होंने दी है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। PSL के ज़माने में हमने अपने कौमी खेल हॉकी को बिल्कुल नहीं भूलना, उसको नज़रअंदाज तो हमने अपने लेवल तक नहीं करना, लेकिन हमने कर रखा है। हमने अपनी नेशनल गेम के साथ जो हाल किया है वो हम सबके सामने है। हमने खुद अपने इस गेम को, जिसमें हम एशियन चैंपियन थे, हम पूरी दुनिया में चैंपियन थे, हमने उसको बिल्कुल तबाही और बर्बादी से दो चार किया। उसकी वजूहात जो है वो हम सबके सामने है, जिस तरह से सियासत की गई, जिस तरह से इसके साथ जो है खेल किया गया। लेकिन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि साबिक हॉकी ओलंपियन मोहम्मद सकलैन आज अपनी 43वीं सालगिरह मना रहे हैं। मोहम्मद ने 1998 में अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज़ किया था। 2006 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे और 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में भी नुमाइंदगी की थी। बिल्कुल ऐसे ही है, क्या बात है। बड़े जारहाना अंदाज के जो है ना खिलाड़ी समझे जाते हैं पाकिस्तान हॉकी के अंदर। मोहम्मद सकलैन एक तवील अरसे तक पाकिस्तानी टीम का हिस्सा रहे। 300 से ज़ायद मैच, 301 मैचेस उन्होंने खेले हैं। 1998 से 2010 तक का उनका ये करियर है। उनकी पोजीशन जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन हुआ करती थी, पूरे मैच को लेके चलते थे। और गुस्सा क्यों आता था सकलैन भाई को, ये हम सकलैन भाई से जानेंगे। आज उनकी सालगिरह, पहले उनको सालगिरह विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे सकलैन भाई, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सेंटर हाफ हमारे और कैसे सर ज़िंदगी के 43 साल कैसे गुजरे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा जो है वो अपने कहने के खुल के ज़िंदगी गुजारी है अपनी। अच्छा। और स्पेशली जो है वो पाकिस्तान टीम की रिप्रेजेंटेशन की, तो पूरी दुनिया देखी, हॉकी खेले और सी द वर्ल्ड पूरी दुनिया भी देखी और पूरी दुनिया के लोगों से जो है वो मोहब्बत भी हासिल हुई। स्पेशली जो है वो अपने हमसाय ममालिक इंडिया में भी हम जो है वो बड़े कह लें कि अपना झंडा जो है वो रोशन करके आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फुल सेटिस्फाई हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस मुकाम पे पहुंचाया, अपने माँ बाप की दुआओं से, अपने दोस्तों की जिन्होंने हमारे पे जो है वो शफ़क़त का हाथ रखा, हमें जो है वो बताते ज़िंदगी के हल पल में। तो बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का मैं करना चाहता हूँ जिन्होंने ज़िंदगी में भी। आम तौर पे सालगिरह का दिन कैसे मनाते हैं, कैसे गुजरता है? विशेस कितनी आती हैं? क्या केक काटने पे यकीन रखते हैं या कहते हैं नहीं मैं तो खेलने जा रहा हूँ, मैं ये केक वगैरह मुझे पसंद नहीं है? लेकिन ये जो होते हैं ये आपके लिए डेफिनेटली एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए। और ये हमारे कोई मना नहीं है, कोई दीन इस्लाम में भी मना नहीं है। जुमे का भी दिन मनाया गया है, इस तरह पीर का भी दिन मनाया गया है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जो है वो जश्न ईद मिलादुन नबी मनाई गई है। तो ये जो है हमारी खुशियों का एक हिस्सा है। आजकल तो वैसे भी फादर डे, मदर डे, टीचर डे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो पॉलिसी बताई है उस पे कितना कमल करते हैं। कोई ले आए तो हंस के काट लेते हैं, खुद घर वाले कहते रहे केक लेके आए तो कहते हैं ये भी सालगिरह मना के क्या करना है, ये भी कोई दिन है मनाने वाला। ये अब जब खेलते थे तो टीम के साथ काफ़ी जो है वो सेलिब्रेट किया। लास्ट जो हम 2004 में चाइना में थे, उसमें कैप्टन था, वहाँ पे भी की। पहले माँ बाप हमारे मेरे जो है वो ज़िंदा थे,
तो वो काफ़ी जो है वो बचपन में उन्होंने काफ़ी एहतमाम किया है। मतलब कि मुझे अच्छी तरह याद है कि 16, 17, 18 बर्थडे तो मैं शेरवानी पहन के बैठ जाता था। सारे जो है वो पूरा ख़ानदान जो है वो इकट्ठा होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी माशाल्लाह बच्चों वाले हो गए, तो अभी बच्चे भी अभी सुबह वो उठे हैं तो पीछे से मैसेज आ रहे हैं हैप्पी बर्थडे पापा। तो माशाल्लाह अभी आज शाम को बच्चों ने जो है वो केक का एहतमाम किया हुआ, क्रीम केक का भी। अच्छा, तो ये इंशाल्लाह पार्टी कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह। तो आजकल रूटीन वैसे क्या है? अब हॉकी से कितनी वाबस्तगी है आपकी? कितना दिल करता है कि मैं दोबारा से जाऊं? और कोच थे आप, दिल करता था कि लड़के अच्छा नहीं खेल रहे, मैं ही चला जाऊं भाईजान किट पैंट के अंदर? कैसा जज्बा होता है? ये चीज़ जो है थोड़ी सी मिसिंग हो गई है हमारी नेशन में। थोड़ा एक जज्बे की कमी ज़रूर जो है वो कम हुई है हमारे। अगर पुराने देखें तो वो बड़े जो है वो जज्बे से बड़े भरपूर थे, और कभी भी वो जो है अपनी जो है वो इवन देन कह लें कि वो कभी छोटे छोटे भी ग्राउंड में खाने से वो दरेग नहीं करते थे। अभी जो है वो थोड़ा बहुत जो है इस चीज़ का इशू, बड़े सॉफ्टनेस आ गई है आजकल के प्लेयर्स में। तो ये थोड़ा सा टफ होना पड़ेगा अगर हमें जो है वो अपने जो है मुल्क को आगे लेके चलना है, अगर हमें लॉरेंस लेनी। क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जब आप कंपेयर करते हैं तो 19-20 का ही फ़र्क होता है या 18-20 का। तो उसमें जो है जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, जो फिजिकल स्ट्रॉन्ग है, वो जो है वो चैंपियन होता है। 19-20 का फ़र्क कहाँ है? कहाँ हम अब क्वालिफाई नहीं कर सके, मतलब उसके लिए ये बहुत बड़ा फर्क है वर्ल्ड कप के लिए। उसमें थोड़ी सी कह लें कि ये नहीं है कि हम जो है वो हॉकी हम खेलना भूल गए हैं। अच्छा। ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अभी जिस तरह पाकिस्तान की नंबर 17 रैंकिंग है, मगर उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान ने जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया था। जो प्रो लीग थी उसमें जो है वो फंड्स की जो है वो इशू था उनका, तो उन्होंने पार्टिसिपेट ना करने से जो है वो 350 पॉइंट उनके कट गए। हम 10 में थे, टॉप 10 में थे, तो वो सीधा जो है वो ना खेले। कोरोना की वजह से भी 6 महीने 7 महीने हॉकी नहीं इंटरेस्ट हुई, तो हम स्लिप कर गए 17 में। मगर ऐसा नहीं है कि अभी भी हम जो है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा मुल्कों में हॉकी खेली जाती है, मगर अभी भी मैं समझता हूँ कि हम टॉप 10 में, टॉप 8 में हैं। अब इसका कितना रोल है कि हमारे प्लेयर्स की ना तो खुराक होती है, ना उनका फिटनेस रिजीम होती है। वो ज़रा सा कोई अच्छा खेल ले तो उसके बाद वो स्टार हो जाता है, और वो स्टार में वो ना कोच की बात सुनने के लिए तैयार होता है, ना कोई और बात मानने और उस पर अमल करने के लिए तैयार होता है। बिल्कुल। आप देखें, अगर हम साया ममालिक, अगर अब इंडिया की बात करें, हॉकी की टीम वो इस वक्त नंबर 2 पे आ गई है, नंबर 3 पे आ गई है। तो देखें वो क्या वजूहात है कि उन्होंने जो है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना, मैं अच्छी तरह याद है लीग्स हो रही है। गुवाहाटी में मैं साउथ एशियन गेम हम खेलने गए जब पाकिस्तान जो है वो गोल्ड मेडल जीता वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने देखा गुवाहाटी में उन्होंने हॉलैंड का कोच वहाँ पे जो है वो एक सूबे में बुलाया हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया का जो है वीडियो एनालिस्ट था, और जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो जर्मनी से आए हुए थे। तो जब तक आप डिजिटल फंड्स की कमी नहीं होती, देखिए उनको वो खुद जनरेट करते हैं। जिस तरह जैसे IPL या PSL हो रही है, वहाँ पे लीग्स हो रही है। सकलैन भी आपके बारे में हमने ये सुना कि आपको गुस्सा बहुत आता है, आप तो इस तरह स्माइल कर रहे हैं हमारे पास बैठे हैं। मैंने आपको कुछ यूनिवर्सिटी के भी प्लेयर्स को सिखाते हुए देखे, आप गुस्सा नहीं करते, आप तो उनको अपनी गाड़ी में लेके घूमते थे। तो ये गुस्से वाला क्या सीन है? एक रेफरी वाला हमने मामला सुना था कि जी कि आपने किसी रेफरी को हॉकी मार दी थी, सब कुछ सच है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, रेफरी को नहीं कभी मैंने हॉकी नहीं चार्ज की। वो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर था, वो राउंड साइड से आया था। अच्छा। उसको जो है वो हॉकी लगी थी, फिर FIH ने जो है वो बैन किया था, मगर IOC में मेरा केस गया था, पाकिस्तान ने वो लड़ा था क्योंकि मैं रॉन्ग नहीं था। मगर शुरू में ये थी कि मुझे ज़्यादा एग्रेसिव था। अच्छा। मगर जो है वो अगर मैंने 300 मैच खेले, पहले जो है 100 मैचों में मुझे थोड़ी बहुत ये होती थी कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता था, मगर बाद में जो मैंने 200 मैच खेला है जो, उसमें मैंने कोई भी एक भी ग्रीन कार्ड नहीं लिया। तो वो जो है ये है कि लर्न करना चाहिए आपको। ये नहीं है कि अगर मैं समझता कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है। एग्रेशन इज द बेस्ट एनर्जी, अगर उसे कन्वर्ट कर लें आप पैशन में। स्पेशली जो है वो इंडिया के खिलाफ जब हमने देखी है, क्योंकि मैं जितना मैच जो है वो तेज होता था, गर्म होता है, प्रेशर था, उसमें मैं ज्यादा अच्छा खेलता था। बिल्कुल। तो यही होते हैं प्रेशर। आपकी टीम का एक प्लेयर जो आपका दिल करता था कि यार काश मैं ये होता, काश मेरे अंदर ये क्वालिटी होती जो फलां प्लेयर के अंदर है, वो एक प्लेयर जब आपने खेला वो कौन सा था आपकी टीम में, सीनियर्स में से? नहीं, मेरे साथ काफ़ी प्लेयर खेले हैं। मैं समझता हूँ कि शहबाज सीनियर भी मेरे साथ 2002 में वर्ल्ड कप खेला है, कि वो तो ऐसा प्लेयर था कि मैराडोना थे हॉकी के। तो बॉल का उसका विद द रन जो है वो, क्योंकि उसकी नेचुरल जो उसकी बॉडी थी, उसके जो ये नीज थे, वो इतने इस तरह नेचुरल बने हुए थे कि वो 100 की स्पीड के साथ भी मुड़ जाते थे। मतलब शाम के भी मशहूर है कि वो भी अगर जा रहा हो, शीशनाग भी जा रहा हो, पानी में हो, मगर वो एकदम मुड़ नहीं सकता। दुनिया का कोई भी ऐसा जानवर जो है वो एकदम नहीं मुड़ सकता। एक चिड़िया है वो फौरन मुड़ जाती है, उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। मगर शहबाज सीनियर में ऐसी चीज़ थी
वो अगर 100 की स्पीड से जा रहा है तो एकदम मुड़ जाता था अंदर की तरफ। और यूरोपियन स्पेशली क्योंकि वो एकदम जो है, क्योंकि ह्यूज बॉडी होती है तो उनको दोबारा जो है वो उसको कमिट करना या टैकल करना जो है नामुमकिन था। उसके बाद हमारे पास प्लेयर आए हैं जैसे सुहेल अब्बास आए हैं, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट थे वो, क्योंकि मैं बॉल फेंकता था। चलें, हमारे पास जो है सकलैन भाई टाइम, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप आए हैं। और हमने अपने हीरोज को याद रखना है, हमने याद रखा और हम सकलैन भाई को 92 की तरफ से हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और हम दोनों को भी इजाजत देंगे और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक हैव अ वंडरफुल डे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे